कर्नल साहब, पिछले 40-45 दिन में पीओके से रिलेटेड हर रोज बहुत तेजी से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। JAAC उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया और बैन कर दिया गया। साथ में पूरे पीओके का इंटरनेट काट दिया गया ताकि कोई खबर वहां से ना निकले। कि कल तक यही पाकिस्तान की आर्मी, यही ISI हमें हथियार दे रही थी इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और आज हम टेररिस्ट हो गए इनके लिए। इनकी 38 डिमांड है, उसमें 3 डिमांड टॉप पर है कि हमें बिजली चाहिए, हमें आटा चाहिए, और हमारे को बलूचिस्तान मेंटली अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर चुका है। इस बार कीमत वो पहले भी दे रहा है। हजारों लोग उनके गायब हो रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान को ये कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान की जनता अब एक सोल्जर में कन्वर्ट होती है। आज सर 6-0 का भी जवाब दे देते। 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने निकला है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे पास 36 ही थे। पहला प्रूफ। बिल्कुल। दूसरा में 3 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये सारे अटैक जो हैं ये इंडिया से फंडेड है। पाकिस्तान आपको तो 4 साल का एक्सपीरियंस है FATF के अंदर रहने का। इसका मतलब आपको टेरर फंडिंग करनी आती है। इंडिया को 2 मिनट में पकड़ लो। सेकंड, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूं तो 2027 में एक बहुत बड़ी टाइमलाइन आने वाली है। इस पॉइंट इन टाइम पे पाकिस्तान इज इन नीड ऑफ अ वॉर। 8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस सिर्फ इंटरेस्ट के देने हैं, ओरिजिनल नहीं देने हैं। कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, हमें अब लोन नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ एड चाहिए। एड क्यों चाहिए? सो दैट वो वापस ना देनी पड़े। 5वां बड़ा सवाल ये आता है कि अगर थाली में भी देकर रखा जाए तो शुड इंडिया टेक पीओके? वी आर ऑलरेडी डोमिनेटिंग पाकिस्तान। दे आर अ बिग इरिटेंट। पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी। कि अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं आंख नहीं निकाल लूंगा, मैं वो सर निकाल दूंगा। ये सारी की सारी खबरें अगर हम जोड़ करके देखें, यहाँ हो क्या रहा है? पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली, मुझे लगता है इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कर्नल साहब, पिछले 40-45 दिन में पीओके से रिलेटेड हर रोज बहुत तेजी से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बीच में बलूचिस्तान की भी खबर आती है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे अनरेस्ट की खबर आती है। हम एज इंडियंस ये सोच सकते हैं कि इस सब से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोच रही है। पिछले 40-45 दिन के ही टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो DRDO में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत तेज़ी से पुराने प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करा जा रहा है। नई कैपेबिलिटीज़ की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आ रही है। नए जहाज़, शिप्स कमीशन करे जा रहे हैं। नए एयरफोर्स में कैपेबिलिटीज जोड़ी जा रही हैं हमारे एग्जिस्टिंग जहाज़ों में। ऐसा लग रहा है कि वॉर फुटिंग पे तैयारी चल रही है कि कोई ना कोई फ्लैश पॉइंट ना बन के खड़ा हो जाए इन सब खबरों की वजह से। हमारी बिल्कुल नेबर कंट्री में इतना अनरेस्ट चल रहा है, तो वो हम सबको एज इंडियंस इम्पैक्ट करेगा, आज नहीं तो कल। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनको एक एक खबर तोड़ तोड़ करके हम सब लोग समझते जा रहे हैं। आज मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस एरिया में, आपने सर्विस करी है इस एरिया में, और बहुत अच्छा एनालिसिस, आप कश्मीर के बारे में बहुत जानकारी ऑन ग्राउंड रखते हैं, उधर के लोगों को जानते हैं, तो उस वजह से मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जोड़ करके बड़ी क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है, हिडन करंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीडिया में हमें ना दिखाई जा रही है, ना समझ में आ रही है, वो आपके साथ आज डिकोड करें। और जय हिंद, नमस्कार तरुण। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अगर आप, मैं उल्टा चलता हूँ, आपके लास्ट क्वेश्चन को पहले ले लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि इन सबको मिलाकर डिकोड करने से कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है आपको, और अगर मुझे समझ आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिसको समझ नहीं आ रहा उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को मेरे ख्याल बड़ी रिसेंटली पागल करार दिया गया है। जिसको अब तक ये नहीं दिख रहा है वो इस समय बिजनेस ट्रिप्स पर बिजी है। मुनीर साहब जो हैं वो बिजनेस ट्रिप्स कर रहे हैं, वो तो रेयर अर्थ मटेरियल, उन्हें एक्चुअली ये सब दिखना चाहिए, और जिसे सुनना चाहिए वो एक्चुअली सुनाने में बिजी है, एंड दैट इज द ISPR बॉस। वो तो रोजाना कोई नई स्टेटमेंट, जो सुनना चाहिए उसे, जिस DRDO की धमक उसे सुननी चाहिए, जो शिप पानी में उतर रही है उसकी आवाज़ जिसे सुननी चाहिए, अगर वो नहीं सुन पा रहा तो सीधी सीधी बात है कि वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा है, वो दिमाग का दिवालिया है। अगर आप मेरे से बोलेंगे इन सबको जोड़ने वाली बात, अब एक एक कर ले लेते हैं। DRDO अपना काम कर रही है। इट इज टू गुड फॉर मी कि 45 दिन में काफी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दिख रहा है। किसी की बैड लक है,
कि भाई उसको ये सब वो नहीं कर पा रहा है। आपने कहा फ्लैश पॉइंट, लेट मी टेल यू वन थिंग, बड़ी जिम्मेदारी बोल रहा हूँ मैं। कम से कम श्रीनगर में 1989 से ऑनवर्ड्स एज अ ऑफिसर जाता रहा हूँ। हमने हर तैयारी को फ्लैश पॉइंट ही समझा है। 365 दिन इंडियन आर्मी इसी चीज की तैयारी करती है। कल, आज, कल, इनके बीच में ही कभी ना कभी वो फ्लैश पॉइंट है। जिन्हें तैयारी करनी होती है उनके ऊपर 6-7 तारीख की रात को स्ट्राइक हो जाती है, ऑपरेशन सिंदूर की। सडनली उनकी नींद खुलती है, वो रियलाइज करते हैं कि भाई साहब यहाँ तो काफी कुछ हो गया, क्योंकि जब तक आप जगे तब तक तो 23 मिनट में मेरे जहाज वापस भी आ गए, लैंड भी हो गए। फिर आप जगे, आपको लगा कि नहीं अब हमें भी कुछ करना चाहिए। आपको समझाया गया था, समझ नहीं आई ना वो वाली बात, आपको समझाया गया था ऑफिशियली डीजीएमओ ने कि हमारी तरफ से ये कार्रवाई खत्म हो गई है इन 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद। उन्होंने बोला ना, हमें समझ नहीं आया। क्या रिजल्ट हुआ? आपने अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तोड़वा लिया। उससे भी बड़ी बात, आपको लगा नहीं जी मैं अपने जहाज भेजकर कुछ कर दूंगा, आपने अपने 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए। सो अगर फ्लैश पॉइंट आपने देखना है, इस बार इंडिया ने सीधे सीधे कन्वे किया है बड़ी मैच्योरली, मत बढ़ाइए इस लड़ाई को आगे, मत बढ़ाइए इस लड़ाई को टेररिज्म से आगे। हर जगह, इवन अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी दूसरी कंट्री में खड़े होकर जब ये बोला है तो भी उन्होंने वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहीं आज तक ये नहीं कहा कि हमें या हमारे देश की लड़ाई पाकिस्तान के देश या आवाम से है। आपका आखिरी पॉइंट था कि अनरेस्ट वहां हो रहा है। पाकिस्तान में अनरेस्ट कब नहीं था? ये एक्चुअली मीडिया का, सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि दुनिया इस बार देख पा रही है कि यस, क्योंकि जितने वीडियो बनकर आ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के थे, मैं थोड़ी ना वहां गया था कि जी फोटो खींचूंगा, मैंने अपने बंदे थोड़ी ना भेजे थे। वो मरकज पर जब वो बम गिर रहा था, वो पड़ोस वाला बंदा या अल्लाह करके फोटो जो खींच रहा था, वो मेरा बंदा थोड़ी ना है। सो इट इज द सोशल मीडिया। अनरेस्ट पाकिस्तान में हमेशा था, है और रहेगा। ये एक अलग बात है, इस बार खुलकर सामने आ रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस ऑफ द सोशल मीडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक हिडन एजेंडा की बात है, बड़े सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, इंडिया का कोई हिडन एजेंडा अगर है तो अगले आधे घंटे में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और आखिरी में हम निकाल कर ले आएंगे कि क्या वो हिडन है या वेरी एविडेंट है। जो इंडिया इस समय कर रहा है कितना एविडेंट है। अब हिडन किसी के लिए है तो ऑब्वियसली वो अंधा है। तो ऑडियंस भी मेरे को गेस करके कमेंट्स में बताए कि उनका क्या एनालिसिस है, पर हम एक एक खबर को एनालाइज करके इवेंचुअली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हम ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और अगले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में किस तरह की परिस्थिति इंडिया के लिए बन सकती है। अब सर अगर बिल्कुल जो इसका गोत्र है वहाँ पर जाएं तो JAAC जो पार्टी है, उधर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया और बैन कर दिया गया। साथ में पूरे POK का इंटरनेट काट दिया गया ताकि कोई खबर वहाँ से ना निकले। ये JAAC का हिस्ट्री क्या है और ये क्यों यहाँ तक इस पॉइंट तक आई जहाँ पर इसको बैन कर दिया गया? क्योंकि जब पहलगाम हुआ या जब इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुए, 26/11 जब हुआ, तब तो यहाँ POK में कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। JAAC जो है पूरी तरह से साथ में मिलकर के जो है सब चीज़ें चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पर स्ट्राइक करे गए, POK के अंदर स्ट्राइक करे गए, वहाँ तो लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कैंप्स हैं और सब कुछ हैं। तो आज तक जो भाई भाई थे वो अचानक से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गई? नहीं, देखिए JAAC को अगर आपने जॉइंट अवामी लीग की जब बात करते हैं कमेटी की, तो 2023 में आई। ये उनको भी पता है, हमें भी पता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, पर लोग तो सारे वही थे इसमें जो इस पूरे पिछले 20 साल से सारी चीजें होती हुई देख रहे थे। नहीं, इस बार हल्का सा फर्क है। JAAC के ये जो 4 टॉप मेंबर्स हैं और इसके जो मेजॉरिटी जो अदर मेंबर्स आए हैं वो कौन है? दे आर दी ट्रेडर्स। क्योंकि POK में ट्रेडर्स की बहुत बुरा हाल है। दे आर दी स्टूडेंट्स जिनको कि पढ़ाई लिखाई के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं। दे आर दी सोशल आवाम वो वाली जिसको
जो कि इनकी 38 डिमांड है, उसकी जो टॉप डिमांड है उसमें 3 डिमांड टॉप पर है। वो डिमांड क्या है कि हमें बिजली चाहिए, हमें आटा चाहिए और हमारे को इज्जत चाहिए, 3 चीजें। सो ये इस बार हल्का सा फर्क है पुराने वालों से, और उसमें रीजन ये भी है कि इनमें से कोई सीजन्ड पुराना पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि मैं बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कह रहा हूं, पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, कोई आवाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है सिवाय उसके अपने इंटरेस्ट में। क्योंकि इस समय जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम और प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी सो कॉल्ड अवाम के बारे में कितना सोच रहे हैं। दे आर एज गुड एज अ पपेट, करेक्ट, इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, नाम के तौर पर शाहबाज, बट अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी अपॉइंटेड लोग हैं ये सारे। बिल्कुल, कोई इलेक्शन का तो मामला है नहीं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जेएसी के वो जो अमन है, उसने बड़ी अच्छी बात करी है। उसने कहा कि कल तक यही पाकिस्तान की आर्मी, यही आईएसआई हमें हथियार दे रही थी इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और आज हम टेररिस्ट हो गए इनके लिए। तो ये मुझे लगता है दुनिया की वो वाली बात सही है, पालोगे वही पाओगे। हाँ, अब तो ये प्रूव हो रहा है भाई, जिसके हाथ में आपने हथियार दिए अमन साहब को, तो अमन ने अब सीधे सीधे कह दिया कि ये वही हथियार वाली आईएसआई है जो हमें कल लड़ने को देती थी। जहां तक बात है कि ऐसा क्या हुआ कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, मैं मान लूंगा, एक निष्पक्ष होकर अगर बात करें। कोई भी कंट्री को हक है कि अगर कोई उनके यहाँ की पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्ट कर रही है, मिलिटेंसी एक्ट कर रही है, तो उसे टेररिस्ट और मिलिटेंट डिक्लेयर करे। मैं सपोर्ट करता हूं। मुझे बता दीजिए 5 तारीख और 6 तारीख जून को ऐसा क्या हुआ कि रात के 12 बजे उन्हें एक एंटी टेरर लॉ के अंडर टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। क्या उनके प्रोटेस्ट में गन्स ऊपर लेके फायरिंग हो रही थी? नहीं। ये तो वीडियो सबको दिखते हैं, मेरे को तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहीं पर उन प्रोटेस्ट के दौरान किलिंग्स हुई है? नहीं, उनमें नहीं हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे 5 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, ठीक है ना। वो किस लिए मारे गए वो एक अलग बात है। एज अ मॉब कोई मर जाए गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। लेकिन एक होता है कि आप फायर कर मार रहे हैं। अगर जेएसी ऑर्गेनाइज फायर करके किसी भी तरह से आवाम को मार रहा है या पुलिस वालों को मार रहा है, गलत है। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके पास सिर्फ एक ही तगमा है कि वो टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में टेररिज्म भरा हुआ है। मुझे दिखाइए आप ये जो 600 लोग आपने अरेस्ट करे हैं, इनको आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? अगर आप इतने शांति प्रिय देश हैं तो आपको करना चाहिए। वो जो 800 लोग गायब हो रखे हैं, उनका क्या अकाउंटिंग है? आज तक टोटल मिला के 5300 ऐसे लोग हैं पीओके के जिनका कहीं कोई अता पता नहीं, उनकी फैमिलीज को हक नहीं है। दैट मीन्स कि जो इस तरह के काम कर रहा है वो आईएसआई और वो पाकिस्तान आर्मी, क्या वो टेररिस्ट है या नहीं? अपनी खुद की डेफिनेशन में वो देख लें। हाँ, और अगर इतने ज्यादा न्यायप्रिय हैं वो, मैं तो ये भी करने को तैयार हूं। तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रोटेस्ट करना गलत बात है, प्रोटेस्ट के ऊपर लाइव फायर करना कम गलत है? सही बात है भाई। किसी ने प्रोटेस्ट कर लिया, आपने कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू तो लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है ना। ये दुनिया की बात कर रहा हूं अब मैं। दुनिया में एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है कि अगर पब्लिक कर्फ्यू तोड़ती है, आप उसके ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आप उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं टू डिस्पर्स देम। एक्सट्रीम केस में आप पैलेट्स चलाते हैं, वो रबराइज पैलेट्स जो होती हैं, रबड़ की बुलेट। हाँ, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको दिख जाता है कि दूसरी वाली साइड जो प्रोटेस्टिंग जनता है उनके तरफ से फायरिंग हो रही है, आई विल अलाउ यू कि आपको फायर भी करना जरूरी पड़ सकता है। वो भी पैर की तरफ करते हैं। बड़ी सीधी बात है। इफ दिस इज योर जस्टिस ऑफ टेररिज्म, तो वेल, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी। मेरे लिए नहीं,
पाकिस्तान के लिए। मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप टेररिस्ट आर्मी बनो, नॉन टेररिस्ट बनो, मेरे को तो ये पता है आप आर्मी नहीं हो। हाँ। क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर आप मेरे साथ कभी बिहेव कर ही नहीं पाए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कारगिल ले लीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए। अगर आप एक ऑर्गेनाइज आर्मी होते तो कहीं ना कहीं आप मेरे से भी इज्जत पाते। कैप्टन शेर सिंह को हमने इंडियन तौर पर कारगिल हाइट में इज्जत दी है कि आपको आपका हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में है ऐसा। एज अ पर्सनल दिस थिंग, मैं व्हाई विल आई रिकमेंड हिम? भाई तू गलत जगह आया था, गलत काम कर रहा था, उसके बावजूद एज अ आर्मी वी ऑनर ईच अदर। कहने का मतलब ईच अदर तो नहीं कहूंगा, वन वे ही कहूंगा। वो ठीक है, वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने वो खेतरपाल के लिए बोल दिया ही फॉट वेल। अरे भाई उससे अलावा ओए उसने तो फाइट वेल किया ही था। तेरे अगर 17 टैंक ठोक दिए, तू बच गया, बाई चांस वो गिर गया, तो अब तो किस बात की। एंड बाय द वे व्हाट डिड ही से टू हिज फादर, खेतरपाल्स फादर? ही सेड, सर आई एम अशेम्ड टू टेल यू। इमेजिन द वर्ड्स। इसको गिल्ट, इसको बोलते हैं गिल्ट। सो मुझे लगता है कि जब हम टेररिज्म और जेएसी की बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे देता हूं 2 सेकंड के अंदर। 5-6 जून को एंटी टेरर लॉ में आपने जेएसी को बोल दिया कि ये टेररिस्ट है। चलिए खत्म कर लेते हैं बात। नेक्स्ट अमाउंट्स टू कि अब वो पूरी के पूरी पीओके की जनता है वो टेररिस्ट बन गई रातों रात। भाई एक बंदे को 2 बंदे, आपने 1-1 करोड़ रुपए इनाम भी रख दिया उनके लीडर, 4 लीडर के ऊपर। मैं मान लेता हूं, चलो गलत है ही सही, लेकिन मान लिया 4 बाकी के ऊपर आप टेररिस्ट के तौर पर गोलियां चलाएंगे। इस्लामाबाद में आपने क्यों नहीं चलाई उतनी गोलियां जितनी यहां चल रही हैं? ये आवाम आपकी नहीं है, इसलिए आप चला रहे हैं। बिल्कुल, ये आवाम आप हिंदुस्तान की मार रहे हैं, ये आपकी तो है ही नहीं, इसलिए आप इतनी जाति बर्बरता कर पा रहे हैं। ये एक अलग बात है कि इस कौम को इस समय जो दिख रहा है वो है 27 जुलाई कि भाई इलेक्शन होने हैं, ठीक है ना। 15 जुलाई मुझे दिख रहा है, बट मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पीओके के लिए, जेएसी के लिए, कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उठी जो शायद पॉलिटिक्स से बढ़कर अपनी आवाम के साथ खड़ी नजर आ रही है। बाद में करप्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गई बिल्कुल जूम्ड इन पीओके में क्या हो रहा है उसकी पिक्चर। अब एक बार अगर जूम आउट करके ग्लोबल लेवल पे देखें, 50 ब्रिटिश एमपी जो हैं एक चिट्ठी लिखते हैं फॉरेन सेक्रेटरी को कि जी ये इधर ब्लैकआउट हो रहा है और इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये अचानक से ये यूके में 50 एमपीज, मतलब काफ़ी बड़े मुद्दे के बारे में बात होती है टिपिकली इसमें, और जिसमें आप लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो अचानक से ये यूके में ये बात कैसे उठ गई? भाई यूके में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। यूके इज द सेकंड होम ऑफ पाकिस्तानीज। यस। और पीओके की जनता जब वहां से तकलीफ में निकलकर बाहर आई है तो यूके भी गई है। ऐसा बोलते हैं कि 80% लोग जो यूके में हैं वो पीओके रीजन के ही हैं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, अगर आप लंदन में चले जाएं, ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, माय ब्रदर स्टेज देयर, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। एवरी 4th सिटीजन इज अ पाकिस्तानी, एवरी 2nd सिटीजन इज अ पीओके पाकिस्तानी। जो लंदन में रहने वाली जो जनता थी, जो विलाज में रहती थी, ये सब अपने अपने विला बेचकर बाहर जा रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि इनकी तादाद बड़ी है वहां। अरे भाई अगर आपको याद आएगा, वो एक जगह पर वो इंडियन फ्लैग को उतारने की कोशिश कर रहे थे, एक बार याद करिए, वो यहीं हो रहा था, तब ऑर्केस्ट्रेटेड था। अब आप देख रहे हैं वो नेचुरल जस्टिस तो आना ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल। बट ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि मुझे लगता है नॉट ओनली यूके, इवन यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे फेवर में खड़े हो रहे हैं। देयर नो फेवर डन टू इंडिया। यस, देयर इज अ फेवर टू बी डन, ऑब्लाइज्ड फॉर द ह्यूमैनिटी। दुनिया में अगर कहीं कोई ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है, अगर आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज शायद मैं कह पाऊंगा इंडिया का फर्ज बनता है, दुनिया में अगर कहीं भी ह्यूमैनिटी किल होती है तो उसको एक्सपोज करना जरूरी है।
वो एक्सपोजर का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, एजुकेशन, स्प्रेडिंग, ये सारी चीज़ें करना आज की एसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक एमर्जिंग पावर हो और रीजनल पावर ऑलरेडी मानी जाती हो, अब कोई ऑब्जेक्शन मत कर दीजिएगा कि हम रीजनल पावर नहीं है। मुझे तो कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं, मेरा मतलब था कई लोगों के दिमाग में आ जाता है, ये हमारे तुम्हारी बात नहीं है, ये आवाम की बात है कि नहीं जी हम कैसे हो गए। तो आप एक बात बताइए, ये जो अभी थोड़े दिन पहले जब ये हो रहा था आपका फंक्शन, उसमें इंडिया को क्यों बुलाते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाते? अगर रीजनल पावर, अच्छा छोड़ दो, हो सकता है पाकिस्तान इमैटीरियल, चाइना को क्यों नहीं बुलाते अगर वो रीजनल पावर है? वे कहने को तो बहुत बड़ी पावर है। पावर ऐसे नहीं देखी जाती, पावर देखी जाती है आपके कर्मों से, आप अपने रीजन के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज आई थिंक मेक्स द डिफरेंस। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की जिम्मेवारी है कि इस तरह के इंसिडेंसेस को एक्सपोज करे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स तक लेकर जाए। अगर पाकिस्तान यूएन में 10 बार सिर्फ ये बात रो सकता है कि POJK किसका है, जबकि वो उनका वहां पर कहने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ये हमारा बायलैटरल मामला है, हाँ। आपने साइन किया है। सो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, आई थिंक इंडिया हैज अ ड्यूटी जो उसे निभानी चाहिए, ना केवल UK इंक्लूडिंग US, उसकी भी आंख खोलनी बड़ी जरूरी है। जो आपने सर एक बात बोली ना कि वो इनको अपने लोग मानते ही नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि रावलकोट इज नॉट कश्मीर, इसका क्या मतलब? ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो गई POK में, बहुत गुस्सा आया लोगों को इस स्टेटमेंट पे। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है हमें? उन्होंने रावलकोट मीरपुर दोनों के लिए एक ही झटके में बोल दिया। वो बड़ी अच्छी बात इसलिए है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इसीलिए अब आप लेटेस्ट वाला जो पिछला प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था मार्च टुवर्ड्स रावलकोट, दैट वाज टू, ये बोलते हैं ना कई बार ना, ये ख्वाजा साहब टाइप के जो लोग हैं ना, ये ना दे आर द बिगेस्ट एनिमी फॉर देयर ओन कंट्री। ये अपनी मुंह से ज्यादा बोल जाते हैं। कई बार बोलते हैं ना गोल्ड, साइलेंस इज गोल्ड, ये गोल्ड वाले चक्कर में पड़ते ही नहीं है, इन्हें तो वो लोहा ही चाहिए। ख्वाजा साहब की अगर आप थोड़ी सी 45 दिन की हिस्ट्री देख लो, 2 महीने की हिस्ट्री देख लो, उसमें उन्होंने अपनी कंट्री को हर बार एम्बेरेस किया है, और उसमें ये एम्बेरेस अच्छा खासा रावलकोट आपके दुनिया के नोटिस में नहीं आ रहा था। हाँ। आपने पूरी POK की जनता को बोल दिया कि चलो जी रावलकोट ये तो हमारा एरिया है। अब आप क्या करेंगे? आपने क्या बोला? ये वही वाले ख्वाजा साहब की बात हो रही है मेरे ख्याल, जिन्होंने कहा कि वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर। नो, वर्स देन अ टॉयलेट पेपर। क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की? दैट मीन्स कहीं ना कहीं अंदर का गिल्ट जो है वो बाहर आ रहा है, बड़बोलापन जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी वो कॉस्ट है। आजकल उनके पास लेटेस्ट डायलॉग क्या आ गया है? वी विल गो एट वॉर, वी विल गो, चल भाई तू वार पे आ जा। तेरी ये भी इच्छा है ना? एक्चुअली वो वॉर कुछ नहीं है, वो टॉयलेट पेपर कुछ नहीं, इट इज टू स्टे इन न्यूज। कुछ डिस्प्यूट ऐसा क्रिएट करो। हमारे यहाँ पर भी एक आध है, अगर आपको याद हो, थप्पड़ पड़वा लो, एकदम से न्यूज बन जाती है। हाँ। ठीक है ना? मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ख्वाजा साहब इसमें एक्सपर्ट है। क्रिएट अ डिस्प्यूट फॉर योरसेल्फ टू स्टे इन न्यूज, क्योंकि इसका प्रूफ अगर मैं दूं, मुझे एक ऐसी जगह बता दीजिए डिफेंस रिलेटेड जहां वो खड़े मिले हो, किसी परेड में खड़े मिले हो, किसी और ये जो पीस टॉक में उनका मुनीर आगे पीछे चल रहा है उसके साथ ही चले गए हो, कभी कहीं व्हाइट हाउस आज तक उन्होंने बाहर से देखा हो, अंदर से देखा हो। वैसे भी अपनी कंट्री में उनकी क्या औकात चल रही है जनरली? चलो शहबाज शरीफ का तो माना जाता है कि वो मुनीर के असिस्टेंट है, ये तो असिस्टेंट भी नहीं माने जाते। आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि ख्वाजा साहब शुड बी टेकन इन एनी वे अदर देन, वो मेरे ख्याल हमारे किसी मिनिस्टर ने ठीक ही कह दिया, पागल आदमी है यार। मेरे ख्याल उन्हें सस्ते में छोड़ा कि भाई अगर हम इसकी बात सीरियसली ले लें तो इसके तो बड़े तगड़े इंप्लीकेशन है। हाँ। लेकिन यार वो पागल है, दिवालिया है, दिमाग का दिवालिया है। आई थिंक पाकिस्तान शुड बी ग्रेटफुल। ये कभी कभी ये ख्वाजा साहब के अगेंस्ट, या फिर अभी तो रिसेंटली ISI चीफ के अगेंस्ट ये आ गया था कि ये तो रॉ के एजेंट ही हैं। ये हमेशा अल्टीमेटली वही बात करते हैं जिसका अल्टीमेट फायदा इंडिया को होता है। धुरंधर के बाद ना ये बड़ा वो चल गया है कि ये रॉ का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है करके। नहीं देखिए,
ये बात एक्चुअली अगर देखा जाए ना टेक्निकली, हाँ भाई आप अगर अपनी कंट्री के में बैठकर अपनी कंट्री के खिलाफ कुछ ऐसा बोल जाओ जो आपके हिसाब से दुश्मन कंट्री के फेवर में है, तो भैया आप तो धुरंधर ही हुए ना। और बार बार ऐसा हो रहा है। फिर तो आप बताइए भाई, जरूरत नहीं थी ख्वाजा साहब को भी ये बोलने की कि दिस डर्टी वर्क वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 40 years। जरूरत थी कोई बोलने की? अच्छा नहीं थी। उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी, उन्हें लगा चल यार मेरे को टीआरपी मिल ही रही है तो और ले लेता हूं। उन्होंने बोला एंड वी डिड इट फॉर मनी, एंड इफ द मनी इज राइट वी विल डू इट अगेन। ओ माय गॉड, आप धुरंधर नहीं हुए तो और कौन हुआ? भाई हम अगर बोलते हैं ये बात तो आप बुरा मान जाते हो। आपका बंदा बोल रहा है, आप तो बोलते हैं नहीं जी आपका तो एक्यूजेशन है। हाँ। यहाँ आपका बंदा कन्फेस कर रहा है, ओपन फोरम में कन्फेस कर रहा है। आप बोलते हो कि इंडिया वांट्स अ वॉर। भाई साहब मेरे यहां से तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि लड़ाई होगी। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक फोरम में बोला है कि यू मे सी ऑपरेशन सिंदूर 2। ये बात पाकिस्तानी बड़े दिल पर लेकर बैठे हैं, वो उसके आगे वाला लाइन नहीं बता रहे। एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दी है। आई एम नॉट अगेन गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स, मैं वर्ड पकड़ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? वी मे गो इनटू, ये तो ट्रेलर है, अभी आप ऑपरेशन, ठीक है ना, अगर टेररिज्म हुई तो, अगर टेररिज्म से नहीं हटे तो, दैट मीन्स इंडिया इज वेरी फोकस्ड ऑन टेररिज्म। यस, मैं पहला और शायद आखिरी फौजी हूंगा जो ये जरूर कहूंगा, फौजी होने के बावजूद लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं ये भी कहता हूं, अगर लड़ाई होनी ही है तो फिर इस लड़ाई को निभा लेना चाहिए। अगर इतनी दिल में आस है मुनीर की, शाहबाज की, ख्वाजा की, मे भी बिलावल की, इन सबको एक बार चांस दे दो। क्योंकि अगर इनका इसी से पेट भरना है तो मैं करूं क्या? एक बोलता है हाथ काट देंगे, दूसरा बोलता है न्यूक्लियर लगा दूंगा, तीसरा बोलता है कि वो पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। यार बहा ले, चल एक बार बहा के देख लेते हैं। ये पानी वाली बात पे भी आते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये कैसे ये चीज़ें जुड़ती हैं, इस पे अभी हम धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं कि क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से बहुत तूल पकड़ दी हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं। लेकिन एक जो खबर मेरे को समझ में नहीं आई, एक MI-17 का जहाज़ गिरता है मुजफ्फराबाद में। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है टेक्निकल डिफिकल्टी थी, उसके पीछे कुछ स्टोरी है। देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, वो जहाज उसी जगह क्यों गिरेगा जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है? वही, हाँ ठीक है ना। अब उसमें पाकिस्तान ये सोच ले कि भाई वो जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है वो मैंने दी है, भाई साहब मुझे देने की जरूरत क्या है? आपको मैं याद दिलाता हूं प्रूफ के साथ। आपको याद होगा जब यूएस बगराम छोड़ के जा रहा था तो वहां से गाड़ियों में और बैलगाड़ियों में वो हथियार रखकर इनके तरफ आ रहे थे। भाई वो सब गए कहां? वो इन्हीं लोगों ने के पास गए, इन्हीं की फौजियों ने उसे ब्लैक मार्केट में बेचा है। अब अगर आपके उस पर स्ट्राइक हो जाए तो फिर आप एक काम करिए, मेड इन इंडिया वाला वो वेपन सिस्टम मेरे सामने प्रोड्यूस करिए, मैं सलूट कर कर आपसे माफी मांगूंगा कि भाई हम इसका पार्ट हैं। मैं ये कहने को तैयार हूं। मुझे आप एक बात बताइए, आप किसी भी आर्मी चीफ से, मैं आपके सामने दो चॉइस रख रहा हूं एज आवाम, आप दोनों में से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट या उसकी क्या ड्यूटी है? क्या वो ये बोले कि मेरे कंट्री में ये रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, मैं आपको बेचना चाहता हूं एज आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ? या तो वो ये बोले, या वो ये बोले कि मैं और मेरी आर्मी ऑब्लिक एयरफोर्स ऑब्लिक नेवी उस हद की तैयारी तक है कि अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं आंख नहीं निकाल लूंगा, मैं वो सर निकाल दूंगा। दिस इज व्हाट इज आर्मी ऑल अबाउट। आर्मी है किस लिए? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ये सब हमारे यहां नहीं होता भाई। 365 दिन 24 घंटे मैं अपनी रेजिमेंट में, अपनी आर्मी में सिर्फ एक एम लेकर तैयारी करता हूं कि जिस दिन वॉर आनी है उस दिन मैं और मेरी रेजिमेंट की इज्जत कम ना हो जाए, पहली बात। और जिस दिन वॉर आनी है वो आज की रात है, कल की रात नहीं है। वी ट्रेन फॉर दैट।
तो यानी इनडायरेक्टली आपने ये इंडिकेट करा इस जवाब में कि जो जहाज गिरा है वो कहीं ना कहीं उसी हथियार से गिरा है जो उधर पहले किसी और संदर्भ में पहुंचाया गया है। अब किसने यूज करा, कैसे यूज करा, शायद हमें नहीं पता, वो जनता सोच सकती है। ISPR को पूछ लो, वो बता देगा। भाई बदमाश शरीफ, मेरे ख्याल उनका नाम कुछ शरीफ ही है और पता नहीं कौन सा शरीफ वो बोलते हैं अपने यहाँ, शरीफ चौधरी, तो उनसे पूछ लो। आप क्वेश्चन डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। अगर उन्होंने आंसर दिया इंडिया, इसका मतलब है वही है। हाँ। या अगर वो ये बोले कि हाँ जी मेरा टेक्निकल फॉल्ट था। भाई यहां तो सारा कुछ इंडिया कर रहा है और मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि अगर इंडिया कर रहा है, वो छोड़िए, मैं आपको प्रूफ देता हूं कि अगर इंडिया कर रहा है। मुझे गिनाइए कौन कौन से टेररिस्ट के टॉप लीडर्स मेरे कंट्री में है, कोई एक नाम बताइएगा। कोई भी नहीं है। आपके पास नाम ही नहीं है, मैं क्या करूं? कोई एक ट्रेनिंग एरिया बता दीजिए कि यहां पर ट्रेनिंग हो रही है। कोई नहीं है। POK को छोड़कर मेरे वाली साइड में कहीं, मेरे को एक पाकिस्तान के सज्जन मिले थे। देखिए हमारे यहाँ कल्चर देखिए, अभी भी मैं उनको सज्जन बोल रहा हूँ। इमेजिन, ये मेरी कमजोरी है एक्चुअली मेरे देश की, कि हम अभी भी सज्जन बोलते हैं उस बंदे को। वो क्या बोलता है, कहता नागपुर में आपके पास एक टेररिस्ट कैंप है। मैं वारे शेर, तू बड़ी दूर तक गया है, POK पहुंचा नहीं और तू नागपुर पहुंच गया। What he is actually trying to say, RSS. I can understand. There's nothing denying on that, but I'm prepared to face it. भाई तू मेरे को जगह बताना जहाँ ट्रेनिंग हो रही है। मैं मानता हूँ भाई RSS का हेडक्वार्टर मेरा वहां पर है, मेरे अपने लोग वहां RSS की पढ़ाई में एक अलग तरीके का अपब्रिंगिंग रखते हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनको हथियार देता हूँ ट्रेनिंग के लिए, या उनको IED बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ। और अगर मैं देता हूँ किसी वजह से इनको लगता है, तो मैं तो अपने लोगों को दे रहा हूं भाई। तुम तो अपने लोगों को छोड़ो, उन लोगों को ट्रेन कर कर यहां भेजने का काम करते हो। सो वेयर इज द लॉजिक? ऐसा नहीं है कि इस टेररिज्म का जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है कि धुरंधर एक्चुअली ऑन ग्राउंड नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने आप को रोकते हैं, इंसानियत के तौर पर रोकते हैं। मैं अच्छे से इकोनॉमी भी समझता हूं, इट इज एट अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट कि एनी वॉर इज डन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया नेवर प्रेफर्स द वॉर। मुझे लगता है EP सिंह साहब से अगर सीखना है तो आपको, मुझे, अपनी दुनिया को, जो हमने नहीं सुना और वो इतने आसानी से बोल गए, दुनिया को सीखना चाहिए कि एक लड़ाई के अंदर जाना आसान है, उससे बाहर निकल कर आना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बहुत मुश्किल। एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में कंट्रोल, लगाम अपने हाथ में रखना कि मैं कब निकलूंगा, ये मेरी चॉइस है। इससे बड़ी लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते। और ये इंडिया की ये कैपेबिलिटी और जो इस तरह से करा गया है, ये सारे के सारे आज के डेट में सारे वॉर स्कूल्स में उसको एज केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है। ये पब्लिश न्यूज़ है। ये जो काबिलियत है ना, आई थिंक मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मेरा भी कभी इस पर ध्यान नहीं गया जब तक AP सर ने ये कहा नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं कहता हूं आई ओपनर फॉर एवरीबडी। लड़ाई करना आसान है, लड़ाई का कंट्रोल अपने हाथ में रखना कि कब मैं क्या करूंगा और कब इससे निकलूंगा, आउटस्टैंडिंग। इस सब के बीच में बलूचिस्तान में 42 लोग जो हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू अ टेररिस्ट अटैक। ये इसी समय जब ये POK में सब कुछ हो रहा है, हाल ही में अभी ये बलूचिस्तान में इतना बड़ा अटैक क्यों हुआ? बलूचिस्तान में अटैक पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। पहले दबाना आसान था, आजकल दबाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग लेवल पर चल रहा है। अगर बलूचिस्तान में ऐसा 5 जुलाई की फिगर कहती है कि 54 आदमी मारे गए, मिलिटेंट्स मारे गए उनके हिसाब से, ठीक है ना, और उनका कहना है कि जो 8 जुलाई वाला अटैक है जो सो कॉल्ड बलूचिस्तान ने किया, उसमें 42 लोग मारे गए जो आप बता रहे हैं। उसमें से 3 अटैक जो थे वो क्वेटा वाले थे, ठीक है ना। उसमें से एक अटैक जो था वो मांगी डैम के पास था। उसमें इनका कहना है कि 18 पुलिसमैन को वो कैप्चर कर ले गए।
आप सोचिए, बंधक बनाकर ले गए, जिनको के पाकिस्तान इंक्लूड कर रहा है मरे वालों में। भाई तुम्हारी ही स्टेटमेंट है, 42 मारे गए, 18 लेकिन उसमें से कैप्चर कर लिए। अब मैं आपकी न्यूज पर कैसे विश्वास करूं? फिर भी एक गलत बात होगी कि कहीं पर कोई किसी को मारे या ना। आप एक बात बताइए, ये सारे के सारे अटैक सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों हो रहे हैं? भाई टेररिज्म तो मेरे यहां पर भी है, मेरे यहां बेचारे सिविलियन मारे जाते हैं क्योंकि वो आपके द्वारा भेजे हैं। आपके यहां बलूचिस्तान, टीटीपी, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब में आपके ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट के ऊपर अटैक होता है। क्यों? बाय द वे मैंने जनरल मुनीर का बोला ना आपको, वो मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, वो कहाँ मिलते हैं? कौन सी जगह है? बलूचिस्तान। वाह भाई वाह, है 54 बंदे मार लो यहाँ पर, उनकी जमीन को, उनको जमीन में गाड़ दो और उस गड़े हुई लाश के नीचे से आपको वो रेयर अर्थ मटेरियल निकालने देगा। क्या स्ट्रेटजी है, ब्यूटीफुल। बट हमें ये बात माननी चाहिए, बलूचिस्तान मेंटली अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर चुका है। इस बार कीमत वो पहले भी दे रहा है, हजारों लोग उनके गायब हो रखे हैं। ये एक बड़ा, इनको एक काम करो ना, चलिए पाकिस्तान को मैं चैलेंज कर लेता हूँ, वो मेहरांग बलूच है ना, उसको जरा 24 घंटे छोड़ के दिखाओ आप। है तो बेचारी औरत, आपके हिसाब से बेचारी, 24 घंटे क्यों नहीं छोड़ सकते आप उसे? देखें तो सही क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो इसी बात में है कि दमन चक्र चलाओ और उसे एक जीनोसाइड के तौर पर दबा दो। मैं जीनोसाइड रिस्पॉन्सिबल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने जॉर्डन में जाकर 25,000 लोगों को मारा। बाय नेम बता रहा हूं, जियाउल हक वाज द ब्रिगेड कमांडर जिन्होंने ये जाकर वहां ऑपरेशन वहां किया था जॉर्डन में। और वैसे कहने को मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, तुमसे अच्छा तो मेरा ब्रदरहुड है भाई, तुमसे ज्यादा मुसलमान मेरे साथ हैं, मेरे यहां रोना धोना हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, बट दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट। मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान को ये कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि बलूचिस्तान की जनता अब एक सोल्जर में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा। 3 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो बहुत तूल पकड़ दी हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ मीडिया हाउसेस भी उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। मैं एक एक करके उन तीनों पे जाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हो सकता है उसमें कुछ लेवल की सच्चाई हो या ना हो। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, जो कि कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला भी गया कि ये सारे अटैक जो हैं ये इंडिया से फंडेड है। कोई डॉजर, कोई भी डॉक्यूमेंट इसके सपोर्ट में या कोई एविडेंस कुछ सबमिट नहीं करा गया, बस एक स्टेटमेंट दे दी गई। ठीक है ना, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं वो ठीक बोल रहे हैं। भाई जब दिमाग में और कुछ है ही नहीं तो आप यही तो बोलोगे। मैं तो बोल रहा हूं एज अ आर्मी, आप एक बात बताओ, डेयरी फार्म वहां कौन चलाता है? पिगरी फार्म वहां कौन चलाता है? बिल्डर्स का काम कौन करता है? रियल एस्टेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो उनके कोर कमांडर क्यों होते हैं? आर्मी चीफ जो हैं वो व्हाइट हाउस में रेयर अर्थ मटेरियल का डब्बा लेके, सूटकेस लेके दुनिया में क्यों घूम रहे होते हैं? इनके पास लड़ने के लिए थोड़ी ना टाइम है, इनके पास ट्रेनिंग के लिए थोड़ी ना टाइम है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये पाकिस्तान सोल्जर के वर्ड्स है। ये पाकिस्तान के सोल्जर्स कहते हैं कि साहब हमारे पास तो अफसर है ही नहीं, हम करें क्या? बट फिर भी अगर आप बोल रहे हैं, चलिए काम करते हैं। मैं तो फिर से बोल रहा हूं, इंडिया अगर ये सारी फंडिंग कर रहा है, मैं इसको डिनाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा डिनाइल तो नेचुरल है। बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि सीधे सीधे वो ये मांगे कि जनाब ये बताइए, इसको अगर करेक्ट वर्ड में बोला, ये टेरर फंडिंग मानी जाएगी। करेक्ट? अगर ये टेरर फंडिंग इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान, आपको तो 4 साल का एक्सपीरियंस है FATF के अंदर रहने का। बिल्कुल। प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको टेरर फंडिंग करनी आती है। आप पकड़े गए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको यह भी पता है कि टेरर फंडिंग कैसे करी जाती है, और 4 साल बाद जब आप उससे निकले हैं तो उससे निकलना कैसे है। इन दोनों चीज का एक्सपीरियंस है आपका फर्स्ट हैंड। इंडिया को 2 मिनट में पकड़ लो।
हम तो भाई एमेच्योर है, हम तो पहली बार कर रहे हैं ना, क्योंकि पहली बार आपके कोर कमांडर बोल रहे हैं बिल्कुल कि इंडिया कर रहा है, आप पकड़ो। आप बताइए, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा कि ये टेरर फंडिंग मैं कर रहा हूं, प्रूव करो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, क्योंकि मेरी कंट्री वो कंट्री है जो मेरी ऑपोजिशन लीडर इसको कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसका अगर 1% भी प्रूवेबल होगा ना, तो मेरी आवाम भी यही बोलेगी यार ये गलत बात है, ये हमारे कैरेक्टर में है। बिल्कुल यार गलत बात है यार, कुछ भी कहो यार, ये हम साला टेरर फंडिंग करेंगे, क्या बात कर दिया, मारो उनको, कोई बड़ी बात नहीं। आवाम के खिलाफ इतना घटिया काम मत करो। मेरे पास एक सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ ये भी है, इसलिए मैं टेररिज्म में नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैं टेररिज्म को फंड नहीं कर पाता, क्योंकि इसका फर्स्ट हैंड सफरर मैं खुद हूं। पाकिस्तान के कोर कमांडर के पास कोई और एक्सप्लेनेशन ही नहीं है सिवाय इसके कि जी टेरर फंडिंग इंडिया कर रहा है। वो क्या आप सपना लेते रहो। सेकंड, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूं, पूरी दुनिया में मनी ट्रेल को ट्रीट करा जाता है एज गॉस्पेल ट्रुथ, कि पैसा कहाँ से फ्लो कर रहा है ये आपको रियलिटी दिखा देता है हर सिचुएशन की। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2027 में एक बहुत बड़ी टाइमलाइन आने वाली है जहां पर उनको बहुत बड़ा एक अमाउंट पे करना है। काफ़ी लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इस पॉइंट इन टाइम पे पाकिस्तान इज इन नीड ऑफ अ वॉर, एंड ये जितना भी ये तामझाम चल रहा है पीओके में या बलूचिस्तान में या अफगान बॉर्डर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है टू पुल इंडिया इनटू अ वॉर, क्योंकि इंडिया अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ रहा है। इंडिया नहीं, जैसे आपने सही कहा कि इंडिया नहीं चाहता एक वॉर, बट ये एक तरीके से ल्योर करा जा रहा है कि इंडिया एक वॉर सिचुएशन में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें 2-3 लेयर नीचे जाकर के सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जानबूझकर चाह रहा है कोई वॉर सर्कमस्टेंस बन जाए और उनको फाइनेंशियली एड मिलना स्टार्ट हो जाए और ये पूरी इकोनॉमी अपनी संभालने का समय मिल जाए। इस बात में, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी को आप फैक्ट्स एंड फिगर पर प्रूव कर लेंगे। जैसे आपने कहा कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कुछ कर देता है, हाँ, बट पैसे के साथ सबसे बड़ा घाटा ये है कि वो कहाँ कैसे ट्रेवल हुआ है वो सब देखा जा सकता है, किस बैंक से कहाँ गया, किस जगह से। क्योंकि ये जो पुराने वाले ज़माने में होता था ना कि सूटकेस भर लिए, हवाई जहाज भर के नोट ले गए, अब वो पॉसिबल नहीं है। आजकल थोड़ा तकलीफ हो गई है इन चीज़ों में। सो अगर सीधे सीधे बात करें, IMF ने पाकिस्तान को कितना लोन दिया था? 7 बिलियन का। हाँ जी। कितने दिन के लिए दिया था? 37 महीनों के लिए, मतलब 3 साल मोटे मोटे तौर पर, ठीक है ना। उसमें से कितना उनको पहुंच गया? 4.85। हाँ, बचा कितना है? 2। सीधी सीधी बात, 2.2, मतलब बाल की खाल नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजर्व पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व था, जो 14 से कम हो गया था, वो ले देकर दिसंबर 2025 में तकरीबन 16 हो गया, 16 बिलियन बिल्कुल डॉलर हो गया। हाँ। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आती है बात जो आपने कहा है, ये जो लास्ट 2 बिलियन मिलेगा इनको, ये मिलेगा अक्टूबर 2027 में। तब तक तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। उसके बाद होगा थल्ले थल्ले। थल्ले क्यों होगा? फॉर द सिंपल रीजन, अब और आने नहीं है, अब तो देने की बारी आनी है। बिल्कुल। और वो देने की बारी कितनी आती है? दैट कम्स टू 8 ट्रिलियन। अब बिलियंस की बात ही नहीं रही। 8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस सिर्फ इंटरेस्ट के देने हैं, ओरिजिनल नहीं देने हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाकिस्तानी या हमारा भी जो क्रिटिक है वो ये बोलेगा, नहीं कर्नल साहब आप तो सट्टे मार रहे हो, ठीक है ना। तो उसका प्रूफ दे देते हैं। उसका प्रूफ ये है कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, हमें अब लोन नहीं चाहिए, लोन हमें हमारी कमर तोड़ देता है, अब हमें सिर्फ एड चाहिए। हाँ। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है भाई। एड क्यों चाहिए? सो दैट वो वापस ना देनी पड़े। बिल्कुल। और उसका एक सीधा रिसेंट, पिछले मेरे ख्याल जून की बात है, जून 30 तारीख को UAE को उन्होंने पैसे वापस करने थे। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया ने दिया 3.5 बिलियन, 3 बिलियन इन्होंने UAE को दे दिया। मतलब इधर से ले इधर दे, इधर से ले इधर दे, इधर से ले उधर दे। और सऊदी अरेबिया ने भी क्यों दिया जब अपने जवान वहां भेजे? वो देखो, वो बड़ा, वो तो ये ना बिल्कुल बेकार सी बात है उनकी। हाँ। मैं आपको बताऊं क्यों।
28 फरवरी को अटैक हुआ था, 29 को क्यों नहीं भेजे आपने जवान? बिल्कुल। 30 को क्यों नहीं भेजे? 1 को क्यों नहीं भेजे? 1 महीने तक क्यों नहीं भेजे? पूरी मार्च क्यों नहीं भेजे? पूरे अप्रैल क्यों नहीं भेजे? जिस दिन सीज फायर की नजर आई, ठां करके भेज दिए। हाँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन यूएई ने बोला कि 30 तारीख तक हमें पैसे चाहिए, तो भाई साहब ये तो वे आउट था। हाँ। देयर आर नथिंग एल्स मोर देन दैट। मैं प्रूफ की बातें कर रहा हूं। बिल्कुल। सो आपके सामने अब आती है बात कि ये जो इनका एक्सटर्नल डेप्ट है, जो तकरीबन 138-140 बिलियन डॉलर का है, इन सब के बीच में इसलिए 2027 सडनली इंपॉर्टेंट बन रहा है कि पॉसिबिलिटीज ये होंगी, इन्हीं में से कोई एक होगा। या तो यूएस इनको देता रहेगा, या ये अपना और लैंड चाइना को गिरवी रखेंगे सीपैक के बहाने, और वहां से कुछ पैसा मिल जाएगा। बट वो पैसा इतना हो ही नहीं सकता बिल्कुल जितना आपको ड्यू है। सो हर बार की तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया को थ्रेटन करेगा, आई एम गोइंग बैंकरप्ट, मेरा पेमेंट डिफॉल्ट होने वाला है, अब मैं हो सकता है रेडिकल्स के हाथ में आ जाऊं। वर्ल्ड इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट, इंक्लूडिंग मी। एक ब्रोकन पाकिस्तान, एक टूटा हुआ पाकिस्तान एक्चुअली मेरे किसी काम का नहीं। बिल्कुल। गंदा पाकिस्तान मैं काम चला लूंगा। एटलीस्ट उसका एक हेड तो है, एक विजिबल कंट्रोल तो है जिसको कंट्रोल करा जा सकता है। तो इसीलिए मैं तो मान रहा हूं एक गंदा पाकिस्तान, हाँ, एक लीचड़ पाकिस्तान, एक कमीना पाकिस्तान, वर्ड कोई गंदा इस्तेमाल कर लो, वो मुझे फिर भी एक्सेप्टेबल है, रादर देन अ ब्रोकन पाकिस्तान कि भाई उसके बाद कोई बचा ही नहीं है, वो टोटली फेनेटिक्स के हाथ में चला गया। समथिंग लाइक गलती सही कि 1979 में जो ईरान के साथ हुआ, वो मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हो। इट कैन गो वेरी रॉन्ग। और इसलिए नहीं कि उनका ईरान से एक्चुअली कंपैरिजन करना ईरान की इंसल्ट है, लेकिन यहां पर मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके पास एक वो छोटा सा पहिया वाला 50 ग्राम वाला बम भी है, जिसको ये लोग अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दे आर अ लाइबिलिटी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि यार इनका ये बॉम्ब गलत जा सकता है, गलत हाथों में जा सकता है, ईरान के हाथ जा सकता है, नॉर्थ कोरिया के हाथ चला जाए, पता नहीं किसके हाथ चला जाए। मैं तो कह रहा हूँ टेररिज्म के हाथ चला जाए, क्योंकि ये तो इनके मिनिस्टर्स का कहना है कि जी हम तो 50-50 ग्राम वाले जो बम है जेब में रख के घूमते हैं, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि उस बम की मतलब अपनी इज्जत ना हो, उस बम की तो इज्जत कर लो जिसकी पूरी दुनिया करता है कि these are the weapons of deterrence. So इसलिए मुझे लगता है कि जब हम पेमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर बार ये बेनिफिट मिलता है कि वो हाथ खड़े कर देता है कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो गया। एंड उससे भी बड़ी बात, आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला जाए और वो डेवलप हो। मैं चाहूंगा ये हो, क्योंकि जब डेवलपमेंट आती है ना तो उनका हाल JNK जैसा होता है। JNK इस समय जिस डेवलपमेंट लाइन पर चल पड़ा है, अब आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इट विल बी एक अलग जन्नत। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में देखी गई, वो भी POK की आवाम को कहीं ना कहीं एक टूल लग रहा हो कि हम भी काश उसका पार्ट होते, या ये डेवलपमेंट जो है ये हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि है तो बिल्कुल पड़ोस के सारे जुड़े हुए परिवार ही हैं। बट आपने जो बड़ी बात कही है कि एक कंपैरिजन तो बनेगा। POJK मैं एटलीस्ट जब रहा 24 घंटे में एवरेज अगर मैं बात करूं, हो सकता है 15, 20, 25, 30 मिनट बिजली गई हो, ऐसा मैं मान सकता हूं। हालांकि मुझे ऐसा याद नहीं है कि एज अ रेगुलर, बट POJK मस्ट बी रियलाइजिंग कि वहां तो बिजली आती ही है 2 से 3 घंटा। आप उसका मार्केट और मेरा मार्केट ले लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरे यहां पर अगर मैंने आपको आंख बंद करके ले जाकर वहां छोड़ दिया ना लाल चौक पर, आप सिर्फ एक बात बोल पाएंगे कि सर आई एम एट अ बेटर प्लेस देन कैनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली। और ये मैं चैलेंज कर बोल रहा हूं। मैंने अगर आपको बारामूला ले गया, मैं आपको सोपोर ले गया, मैं आपको बांदीपुरा ले गया, आपकी फीलिंग यही होगी। चारों तरफ देखो क्या बात है यार। सो POJK मस्ट बी एक्चुअली फीलिंग बैड कि देखो
हमारे ही भाई हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव तो हैं यहाँ, हाँ, इस साइड है, ऐसी बात तो है नहीं। हमारा फायदा ये हो गया कि हमने अपनी डेवलपमेंट शायद बॉर्डर तक ले गए हैं। उनकी डेवलपमेंट उनकी मेन सिटी में भी इतनी खराब है कि आपको बता दूं, वो कौन सा उनका डैम है, मंगला डैम, 4000 किलोवाट बनाता है। 4 किलोवाट उनको नहीं मिल पा रही, जबकि ऐसा माना जाता है कि 40 किलोवाट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जाती है इस्लामाबाद, कराची, फिर वहां से घूम कर आती है, अगर बची हुई है तो। इसलिए आप देखते हैं 18 से 20 घंटे का ब्लैकआउट है वहां, ऑफिशियल। मैं अपना नहीं बता रहा हूं, उनका ऑफिशियल बता रहा हूं। तो क्यों नहीं कंपैरिजन करेगा? इसमें एक और बड़ी बात जुड़ती है कि जो आपने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी, और अब वो इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है खुल करके उन लोगों ने भी कही है फॉर्मली, कि जो बिजली यहाँ से निकलती है वो पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में 2.5 रुपये 3 रुपये पर यूनिट बिकती है, और यहाँ पर हमें 10, 11, 12 रुपये पर यूनिट दी जाती है। मैं आपको, मेरे ख्याल ये आप कहीं थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं, आपको आज लेटेस्ट बता दूं, ऑफिशियल। हाँ जी। 37 रुपीज इज द रेट ऑफ बिजली इन पाकिस्तान, कराची एंड दिस थिंग। क्यों? क्योंकि IMF ने बोला कि आपको अपने पावर के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, वसूली करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका वो जो लोन है, वो जो आपके जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं उनके ऊपर आएगी, अदरवाइज आपको हम लोन नहीं देंगे। सो कंप्लाइंसेस में इन्होंने 37 कर दिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर IMF के हिसाब से चले तो वो 53 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन चलिए इस समय उन्होंने 37 एक्सेप्ट कर लिया ग्रेजुअल फेज के अंदर। ये जो POJK में प्रोटेस्ट हो रहा है 38 पॉइंट्स, और पाकिस्तान के मिनिस्टर का कहना है कि हमने 35 पॉइंट्स मान लिए हैं, 3 पॉइंट नहीं माने हैं। मैं अब आपको उल्टा ले लेता हूँ, 3 ही पॉइंट पकड़ लेते हैं पहले। बिजली मांगी थी, कितनी बिजली दे रहे हो? 18 से 20 घंटे आप बिजली नहीं दे रहे हो, ऑफिशियल है, गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो भाई साहब उनकी नहीं है। आपका कहना है आटा, आप कहते हो आटा चाहिए, दैट इज POJK आटा मांग रहा है। 3100 रुपए पर मंथ इज द आटा रेट ऑफ द पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, क्योंकि पाकिस्तान मीन्स ओनली दीज 2 प्लेसेस, बाकी सारी तो इनकी अपनी है ही नहीं ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए, बट फिर भी ले लें तो इनका कहना है कि भाई वहां पर 3100 है, हमने POJK के लिए 2000 कर दिया है रेट, ऐसा इनका कहना है। मान ली बात भाई, कोई बात नहीं। तीसरी है कि भाई हमारी इज्जत मिल जाए, हमें गायब ना किया जाए, हमें हमारे तरीके से रहने दिया जाए। 600 लोग उनके हिसाब से गायब हैं। अब आप बता दीजिए, अब आती है बात कि POJK में क्या रेट है जो आप बता रहे हैं। POJK में इन्होंने अनाउंस किया 3 रुपए और 6 रुपए का रेट होगा एज पर द स्लैब, कि कम स्लैब है 100 तक 3 रुपए, 100 से ऊपर का स्लैब है तो 6 रुपए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर दी। कहाँ 37 और कहाँ 3 और 6? बिजली हो तब ना। भाई मैं यहाँ कहता हूं 2 रुपए कर दो, मैं कह रहा हूं 1 रुपए कर दो। अरे बिजली होगी तभी तो ये सब्सिडी काम करेगी। वो जो आप आटे का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो आटे की कॉन्वाई तो POJK के बाहर रोक के खड़ी हुई है, काली यूनिफॉर्म, क्योंकि पाकिस्तानीज का कहना है कि नहीं जी हमारी तो चितकबरी ड्रेस है, काली नहीं है। तो काली किसकी है? इंडियन की है, इंडियन फोर्सेस लगे हुए हैं वहां। भाई काली ड्रेस आपके रेंजर पहनते, मेरे तो पहनते ही नहीं है। आपने वो कॉन्वाई क्यों रोकी हुई है? सो दैट ये जो POJK का प्रोटेस्ट है वो टूट जाए। चलो हो सकता है आदमी कहे कि जैसा भुट्टो साहब का कहना था कि हम घास की रोटी खा लेंगे, ऐसा उनका कहना था। चलिए जी वो दिन वापस आ गए हैं। मेडिसिन रोकने का क्या मतलब है? भाई आप फायरिंग कर रहे हो, आप लोगों को घायल कर रहे हो, उनका इलाज कैसे हो? आप तो मेडिसिन भी अंदर नहीं जाने दे रहे, जा रहे। अगर आप कुछ वीडियोस जो वहाँ के देखें, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, बट अगर आप देखें तो आपका दिल दहल जाएगा। एटलीस्ट मेरा दिल आज भी टूटता है जब मैं उस लड़की को याद करता हूँ, एक छोटी सी बच्ची पानी का बॉटल लेके ऐसे खड़ी हुई है, दूध की बॉटल लेके, और बोल रही है मम्मा मेरे को पिछले 3 दिन से झूठ बोलकर मेरी दूध की बॉटल में पानी भर के पिला रही है। यार इमेजिन करो, मतलब आई डोंट नो। पाकिस्तान, मैं तुमसे लड़ने को नहीं तैयार हूं, मेरी तनख्वाह ले लो यार। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, बट इंसानियत का इतना
अत्याचार मत करो, कि कहीं ना कहीं वो आवाम तो खड़ी होगी। मुझे लगता है कल आप मुझे भी मजबूर करोगे कि मैं उस आवाम के साथ दिखाई दूं। हालांकि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खड़ा होना चाहूंगा, नॉट ऑन अ वॉर, बट दिस इज पीओजेके। तो भाई वो, अगर आप, मैं कह रहा हूं इस समय अगर आप उसको आटा भी दे दोगे ना, मैं कह रहा हूं बिजली भी दे दोगे, वो उसकी इज्जत कहां से दोगे? उस आवाम की इज्जत ही नहीं बची। डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी बात क्यों नहीं कर रहे आप डेवलपमेंट? क्यों आपने ये सोच रखा ये तो पाकिस्तान की आवाम है ही नहीं। रावल कोट में और मीरपुर में आपका मिनिस्टर कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब मारो, विच अमाउंट्स टू जीनोसाइड। भाई जीनोसाइड होता क्या है? कोई फिगर लेड आउट है? अगर किसी का रिलीजन देखकर उसको मारा जाए, ठीक है ना, कि ये किस कंट्री का है, तो वो जीनोसाइड है। एक को मारो, चाहे 10 को मारो, चाहे 100 को मारो। जॉर्डन में आपने 25,000 मारे थे, यहां पर आप पिछले 20 साल में 5,300 लोग आप गायब कर चुके हो। प्रोसिक्यूशन आई विल अलाउ यू, कि आप करिए प्रोसिक्यूट। ये गायब का क्या मतलब है? कहां गए आप बताइए मुझे। सो क्यों नहीं एक बात निकल कर आनी चाहिए कि पीओजेके को हक होना चाहिए कि वो कंपेयर करे। उसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहे, ये उसकी चॉइस है। हालांकि ये चॉइस इंडिया नहीं दे सकता, क्योंकि ये जमीन मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। अब 2 बड़े पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाते हैं इस यहाँ तक आते हुए डिस्कशन में। एक ये कि एक डेलिब्रेटली इग्नोर करा गया है पीओजेके के रीजन को पाकिस्तान के द्वारा, वो कितना भी उस पर हक जमाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान इज इन अ नीड ऑफ वॉर ड्यू टू देयर फाइनेंशियल सर्कमस्टांस, क्योंकि एड तभी मिलेगी, जो आपने बात करी। जब तक कोई इस तरह का सर्कमस्टांस नहीं बनेगा तब तक एड नहीं मिलेगी, लोन ही मिलेगा, और लोन वापस करने की डेट नज़दीक आती जा रही है। एक और मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, और उसके बाद हम वापस से, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, जो कि इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। ऐसा मैंने देखा कि कई लोगों ने एनालिसिस करा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की साइट्स, या उससे भी पहले टेरर कैंप्स की साइट्स देखी जाएं पीओजेके में कहाँ थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन कहाँ हुए, उन साइट्स को उस नक्शे पे रखा जाए, और उसके बाद उस पे रखा जाए ये नक्शा कि प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं, तो ये तीनों नक्शे एक के ऊपर एक रख के सेम पॉइंट्स के टुवर्ड्स इशारा करेंगे, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ये जो प्रोटेस्ट हैं ये एक कवर तो नहीं है टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन टुवर्ड्स इंडिया। नहीं, देखिए, ये थ्रेट हमारे को, जब मैं भी श्रीनगर में था तो ये थ्रेट हमारे को हमेशा से थी। कई बार ऐसा इमोशनली मुझे भी लगता था कि ठीक है यार, गेट खोल दिया, अगर 100 लोग आ भी गए तो क्या बुरा है। वहां वो पिट रहे हैं, दिख रहा है आपको कैसे उन पर डंडा चलाया जा रहा है, कैसे उन पर गोली चलाई जा रही है, लेकिन अब क्या करें भाई, बाइनो लगाकर भी देख रहे हैं कि चल आधा किलोमीटर दूर है, अब आपको अलाउड नहीं है कि आप अपना गेट खोल के जाओ और उनको बचा लो। अनफॉर्चुनेट नहीं कर सकते। सो कई बार दिल में इमोशनली ये जरूर आया कि भाई अगर यार कम से कम बच तो जाए, कुछ बच्चे ही बच जाए। लेकिन वेयर विल यू ले द लिमिट? 100 पर लिमिट लगाओगे, 1000 पर लगाओगे, 1 लाख पर लगाओगे, कि 10 लाख पर लगाओगे? बिल्कुल। पहली बात। उससे भी बड़ी बात, क्या उनको सिर्फ यहां लाने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं। फिर वो भी एक बहुत बड़ी बात है। भाई इन सबको जमीन देनी पड़ेगी आपको, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, एक इकॉनमी देनी। और सबसे बड़ी बात इसमें भी कि उनकी अपनी इज्जत क्या रही? भिकमंगे थोड़ी ना बनाना है उन्हें। वी वॉन्ट पीपल टू हैव देयर स्टेटस, कि हाँ भाई हम आए हैं, अपने कंट्री में वापस जुड़े हैं, अपने जेएन के स्टेट में वापस जुड़े हैं, तो हम किसी चीज के हकदार हैं, और उसका हक जमीन का वहां है, इधर तो नहीं है। इधर तो मेरे वाले जो ओरिजिनल जो बसे हुए हैं उन लोगों का है। तो इनके साथ भी तो नाइंसाफी नहीं हो सकती। एंड अबव ऑल, मुझे आप एक बात बताइए, क्यों नहीं इन पीओजेके के आवाम को अपनी जमीन पर उनका हक मिले? ऐसे तो अगर जमीन खाली करा कर लेना है तो कराची खाली हो जाएगी भाई साहब। बिल्कुल। इमरान खान प्रोटेस्ट वाले सारे आने को तैयार हो जाएंगे कि जनाब यहां तो गोलियां चल रही हैं। इमरान खान को अभी आप पूछ के देख लो,
जनाब कहाँ रहना चाहोगे? ठां करके बोलेगा भाई साहब मैं तो हरभजन के साथ रहूंगा, सचिन तेंदुलकर के साथ रहूंगा या गावस्कर के साथ रहूंगा, बिकॉज ही नोज दैट दीज पीपल आर गुड। बड़ा सीधा सीधा बात है। सो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा कि गेट खोल दीजिए। गेट खोलना तो सबसे आसान काम है, बट दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यानी इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट भी इंडिया का जो स्टैंड है उसमें हम उसमें भी प्रोटेक्टेड वो भी सोच करके चल रहे हैं। 100% गेट ऐसे नहीं खुलेंगे, नहीं खुलने चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, हाँ मैं एज अ फौजी कह रहा हूँ आप, क्योंकि इस आवाम की जो उधर से मेरे तरफ आने वाली है, फिर इसकी इज्जत क्या रह गई? क्या ये भिकमंगे बनाने हैं हमने यहाँ पर? क्या ये लाचार बनाने हैं हमने यहाँ पर? फिर हमने इनको क्या इज्जत दी? आप एक बात बताइए, अगर मैंने उनमें से 100 लाकर श्रीनगर में ले आया, श्रीनगर में उनका क्या स्टेटस होगा? रिफ्यूजी में क्या स्टेटस, क्या काम मिलेगा? कहाँ जमीन मिलेगी? कहीं नहीं। फिर सरकारी कैंप तो में फिर पड़ेगा। नहीं तो कितने दिन रह लोगे भाई? सरकारी कैंप में टेंट लगा के ही तो रह पाओगे, इज्जत तो वापस नहीं मिली ना भाई। आप एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित आज तक रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे लगता है मेरी इज्जत वहां रुकी हुई है। दे ऑल आर डूइंग वेल। दिल्ली में भी लोग सेटल्ड हैं, बाकी जगहों पर सेटल्ड हैं। ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि पाकिस्तान अगर पीओजेके की 12 सीट वहां बाहर से नॉमिनेट करेगा तो क्या वो जस्टिफाइड है? फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि जो मेरे जेएनके की असेंबली में 24 सीट गिलगिट बाल्टिस्तान और इस एरिया की हैं, कल सवेरे क्यों आज शाम को भरो। भाई अगर वो 12 सीट पाकिस्तान का भरना जायज है कि पीओके के 53 सीट्स में से 12 सीट वो जमा बोलते हैं हम करेंगे, जो भी प्रोटेस्ट का भी पार्ट है हाँ। कि भाई आप वहां से नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल हो सकता है, मैं मान लेता हूं। लेकिन मोटे तौर पर अगर पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि वहां के जो रिफ्यूजीज पूरे पाकिस्तान में हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए हम नॉमिनेट करेंगे कि ये 12 लोग वहां जाएंगे, ठीक है, उनके हिसाब से जस्टिफाइड है, वेरी गुड। भाई साहब मेरी 24 सीट भी भर दो, बिल्कुल। गिलगिट वाले मेरे थे, बाल्टिस्तान मेरा था, पीओजेके मेरा था, मैं वहां की सीटें भर रहा हूं। मतलब प्रॉब्लम क्या है फिर? मतलब तुम करो तो इंसानियत है, दूसरा करे तो दादागिरी है। ये मैं आपको अगर एक और गलत एग्जांपल दूं, जो पानी के ऊपर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कि पानी पानी पानी, अत्याचार अत्याचार, पता नहीं एक बूंद पानी इधर नहीं उधर नहीं। भाई ठीक है भाई, एक सेकंड के लिए एक बूंद पानी आपके तरफ ना जाना अत्याचार है, मानवता के खिलाफ है। टेररिज्म कहां पर अत्याचार नहीं है? टेररिज्म मानवता के फेवर में कैसे है? ये उतनी ही खराब है जितनी ये हम आपको पिछले 30 साल से समझा रहे हैं कि गलत है, तो आपको समझ नहीं आई। पानी के ऊपर सिर्फ सस्पेंड किया है तो आपको काफी कुछ समझ आ गया। और समझ भी आया तो क्या हुआ कि बातचीत नहीं करेंगे, हम रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 2023 से लेकर 2025 उसकी IWT को सस्पेंड में डालने से पहले इंडियन वाटर कमीशन ने लिखा हुआ है उनको कि ये ट्रीटी को हम आपके साथ बैठकर रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, क्योंकि हमारा एक्सेस पानी आपके तरफ जा रहा है। बड़ा सीधा बात। उससे भी बड़ी बात देखिए, मेरा IWT इनह्यूमन हो गया, तुम्हारी टेररिज्म ह्यूमैनिटी के लिए हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। पानी नहीं मिला तो हाथ काट देंगे, ये बड़ी ह्यूमैनिटी की बात करी, कितनी बढ़िया बात है। पाकिस्तान अगर करे तो बहुत है। अच्छा अगर आपने बंद किया तो चाइना का आपसे बंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है भाई। बासित साहब क्या बोले? बासित साहब को एक किताबी तौर पर सवाल पूछा गया था, जो बासित हमारे यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसडर थे, बड़े अपने आप को 30 मार का समझते थे। उनका कहना है कि अगर यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि उनको सिचुएशन दी गई थी कि यूएस और ईरान में जब जब यूएस ईरान पर अटैक करता है तो ईरान बाकी कंट्रीज पर अटैक कर देता है। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हुई तो क्या करेंगे? बोले हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। तो ये भी प्रूव करता है जो इससे पिछला पॉइंट हमने एस्टैब्लिश करा कि पाकिस्तान चाह रहा है कि एक फ्लैश पॉइंट बन जाए। यस, वेयर इज द डाउट? हाँ, बिकॉज उसको अपने यहां से ध्यान हटाना है।
उसको अपनी आवाम का ध्यान हटाना है, क्योंकि जैसे ही लड़ाई होती है तो मानिए मेरी बात, ये वही ईरान है जहां 30-40 हजार लोग खमेनी सीनियर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जनवरी में, और अब आप देखिए सारे अपने झंडे के नीचे है। पाकिस्तान भी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कोई भी कंट्री अगर लड़ाई होगी तो वो आवाम अपनी कंट्री के झंडे के साथ चलेगी, और इस चीज को पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छे से एनकैश करता आया है। इंडिया डज नॉट वांट अ वॉर बिकॉज हम अपनी ग्रोथ नहीं रोकना चाहते। हमें ये मालूम है कि इट विल बी एक्सपेंसिव वॉर। ये कहना गलत हो जाएगा कि नहीं हमारे लिए फ्री फंड की हो जाएगी। हमारे यहाँ पे भी 10, 20, 40, 50, 60 हजार करोड़ रुपया लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस वाली वॉर को भी देखें, सिंदूर वाली को, 4 दिन में भी खर्चे बहुत बड़े हैं। हर वो वेपन सिस्टम जो चलाया जाता है रुपए का मामला है, ये सब फ्री में नहीं आता है। उसके अलावा उसके रिजल्ट के तौर पर आपको जो और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर भी पैसा लगता है। सो वॉर इज अ एक्सपेंसिव अफेयर, नो डिनाइल ऑफ दैट। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा वॉर, लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो जितनी बार वॉर की बात करेगा उतनी बार अमेरिका उसके साथ आएगा कि नहीं यार वॉर मत करो, क्योंकि वो जाएगा रोने वहीं पर, शैतान बच्चे की तरह वो मेरे तरफ आएगा। जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा वो रोता हुआ जाएगा कि भाई साहब ये तो देखो क्या हो गया। और इंडिया, बिकॉज वी डोंट वांट अ वॉर, वी डोंट वांट टू स्टॉप आवर डेवलपमेंट। हमें मालूम है कि हमारे लिए तकलीफ है, हम जिस लाइन पर चले हैं, जिस 47 की एम हम कर रहे हैं डेवलप्ड नेशन की, वो मुझे लगता है 5-7 साल पीछे चली जाएगी। अबव ऑल वॉर कितने दिन की? मैं नहीं चाहता कि मेरी रशिया जैसी वॉर हो, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि यूएस जैसी हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि इजराइल जैसी हो, मैं नहीं चाहता कि चाइना वर्सेस यूएस जैसी हो कि आप वेपन बढ़ाए जा रहे हो। एक बोलता है मेरे पास 3000 वेपन है न्यूक्लियर के, बोलता है मेरे कम है। नॉर्थ कोरिया भी सडनली बोल पड़ा है कि मेरे को भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाना है। सो इंडिया इज नॉट इन, मेरे हिसाब से इंडिया शुड नेवर बी इन फेवर ऑफ अ वॉर, विच इज माई कमजोरी। और यही कमजोरी को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है कि वॉर 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 वॉर। जिन लोगों को नहीं पता हो मैं बता दूं कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर की कॉस्ट 3400 करोड़ रुपए एस्टिमेट करी जाती है। बड़े बड़े थिंक टैंक्स जिन्होंने इसके एस्टिमेट बना करके पब्लिक डोमेन में डाले हैं। बहरहाल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बोला कि चाइना का साइलेंस, चाइना का साइलेंस, एक तो दो चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो पाकिस्तान से धमकी आती है कि चाइना पानी रोक देगा, इसको अगर हम एनालाइज करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर काफ़ी सारे डैम्स का बिल्डअप रिसेंट ईयर्स में बार बार खबरों में आया है। यानी कि क्या ये बोलना सही होगा कि चाइना की वो कैपेबिलिटी शायद आज के डेट में है कि वो पानी सच में रोक सके भारत का। दूसरा, वो पीओजेके के मामले पे कोई भी बड़ी स्टेटमेंट चाइना से नहीं आई है। तो चाइना इस समय और चाइना के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान में, और उसके लिए पीओके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सीपेक के नजरिए से। तो चाइना का इस पे क्या स्टैंड बनता है? चाइना पानी रोक देगा, किसने कहा? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के कहने से क्या होता है? हु इज पाकिस्तान टू से दैट? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान में किसने कहा? ये उड़ाने वाली तो देखो कोई लिमिट होती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर के कहने की कोई औकात नहीं है। मुनीर से कहलवा दो एक बार मेरे को, चलो मैं मान जाऊं, एक बार कहलवा दो। अच्छा चलो मुनीर से ये कहलवा दो कि इंडिया के 11 जहाज गिरे, 2 जहाज गिरे, 5 गिरवा दे, एक बार कहलवा दीजिए, नहीं कहेगा। आज जहाजों का भी जवाब देकर जाएंगे लास्ट में। अच्छा चलिए वो एक अलग बात है, ठीक है ना। वो सिद्धू है ना उनका एयर चीफ, उसने अगर एक बार कहा है तो बता दीजिए। मेरे चीफ ने तो कहा है कि किसके कितने गिरे, नाम लेकर बोला है। मेरे डीजीएमओ ने नाम लेकर बोला है, वगैरह वगैरह। बात आ रही है चाइना की। मुझे एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने कितनी बार बोला कि दे स्टैंड विद पाकिस्तान? 0। फिर ये तो पाकिस्तान ने एज्यूम कर कर चला लिया कि हाँ जी वो हमारे सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में। इंसिडेंटल सपोर्ट था, क्योंकि जब आपका 80% इक्विपमेंट चाइना का है और चाइना देखेगा कि वो फेल हो रहा है इक्विपमेंट, तो भाई साहब किसी को तो दौड़ाएगा, वरना वो बिकना ही बंद हो जाएगा, थ्रेट ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए
इसीलिए कि कौन कौन वहां गया था, वो एक इंडस्ट्री के बंदे ने कहा, चाइनीज आर्मी ने नहीं कहा, सरकार ने नहीं किया, उनके वो जियो वाला जो वो है ग्लोबल टाइम्स उसने नहीं कहा, वो एक प्राइवेट बंदे ने कहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें कि पानी रुक जाएगा, मैं बड़ा अथॉरिटेटिवली अब बात से कर रहा हूं। एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस जिसमें एक इंडस्ट्री का बंदा जो चाइना से आकर पार्ट ले रहा था, ठीक है ना। सो उसने क्या कहा उसमें भी आप सुन लीजिए। उसने कभी नहीं बोला कि चाइना पानी रोक देगा या ठोक देगा। उसने कहा दैट इट इज नॉट वेरी इजी फॉर एनी कंट्री टू टेक सच ड्रास्टिक एक्शन बिकॉज इंडिया डेफिनेटली नोज दैट अदर्स कैन ऑल्सो डू दैट, दैट्स ऑल। अगर अदर्स कैन ऑल्सो डू दैट तो पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगनी चाहिए अगर अफगानिस्तान बोल रहा है मैं पानी रोक दूंगा, या अफगानिस्तान बोल रहा है कि मैं इंडिया के साथ मिलकर डैम बना लूंगा। भाई अदर कंट्री कैन बी एनी कंट्री ना। बिल्कुल। पाकिस्तान ने एज्यूम कर लिया कि चाइना अपने लिए काम करेगा। एजम्पशंस के लिए तो कोई वो है नहीं। शर्त तो मैं जब हारूंगा ना, जब मैं मान जाऊंगा कि मैं हार गया, मैं हार मानूंगा ही नहीं। आप कैसे जीतेंगे? पाकिस्तान इज इन दैट गुड सिचुएशन कि हर चीज वो अपने लिए बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना कैन अफोर्ड और इंडिया कैन अफोर्ड अ वॉर विद ईच अदर। मार्क माई वर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद ईच अदर। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उसे रोके नहीं रोक पाएंगे। उसके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मेरे भी। गलवान कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेह लद्दाख कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग इज कि ना चाइना के बंदे ने अपने पीछे से हथियार निकाल कर आगे किया, ना इंडियन ने पीछे से हथियार निकाल कर आगे किया, जबकि दोनों के दोनों फायर कर सकते थे। वो एक दूसरे को धक्का मारते रहे, छाती से छाती मारते रहे। हमारे टाइम में हम कंधे से कंधा मार लेते थे, वगैरह वगैरह। फायर नहीं किया। ये एग्जाम्पलरी है इन अ कॉन्फ्लिक्ट, ओपन कॉन्फ्लिक्ट, कि बंदूक नहीं चली। दैट मीन्स व्हाट? ये वही वाली बात है, चाहे लोग कितना क्रिटिसाइज कर लें कि नरवाने साहब की बुक में ये हो गया वो हो गया, कि जो उचित समझो कर लो। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने क्लियर किया कि दे इन्फॉर्म्ड दैट वी आर टेकिंग आवर टैंक्स बैक, डोंट फायर। मैं ये हर फोरम में बोलने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे कभी किसी ने ये कहा हो कि शैलेंद्र फायर नहीं करना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी से नहीं किया, वो एक अलग बात है। मैंने अगर देखा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं 1987-88 के रॉयट्स में मेरठ में डिप्लॉयड थे, आउट ऑफ कंट्रोल जारी थी, हमने नहीं किया, फायर नहीं किया, नहीं किया, जबकि मैं उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट था। और जब मैं श्रीनगर में था, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में, जब बनिहाल टनल से पहले एक गांव है नौगांव में जब हम थे तो हमें ऐसा बोला गया, उन दिनों में होता था कि गांव वाले आकर आप पर अटैक कर देते, ऐसा हुआ चलाया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रात जब आपको लगे कि आपको झपकी आ रही है, ऐसे करके ठां करके एक फायर कर दो हवा में। तू जब फायर करेगा उस पोस्ट, सेंट्री पोस्ट से मेरे 5 पोस्ट जो हैं जग जाएंगे, अलर्ट हो जा रहे हैं। जब जिसको नींद आए आप फायर करो, पहले मैं देख लूंगा बाद में कौन क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, मेरे से पूछा गया लेकिन रोका नहीं गया। पर सर बहुत लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे क्योंकि आजकल ये चल भी रहा है कि ये एक, हालांकि मैं भी पर्सनली ये मानता हूं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना डीप है कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस सब के बीच में अरुणाचल प्रदेश से बहुत खबरें आ रही हैं और अब बात यहाँ तक भी आ रही है कि कहीं कहीं इंडियन सिटीजन्स ने ऐसा बोला है कि हमारी ज़मीन जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है वो ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, ऐसी भी स्टेटमेंट आई हैं। बिल्कुल ठीक है, बताओ कहाँ आ रही हैं? यांगसे में आ रही हैं, बुमला में आ रही हैं, तवांग में आ रही है, कहाँ आ रही है?
जो आदमी ये बोलेगा जैसा आप बोल रहे हो, तो उसे ये तो पता है ना कि मेरी जमीन कहाँ है। बिल्कुल। मेरी यांगसे के बाएं तरफ आधा किलोमीटर आगे जाने पर वो जो सड़क का जो बाएं वाला कोना है, उसके साथ वाली मेरी जमीन जो है, उसके ऊपर चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये होती है खबर। बिल्कुल। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि जनाब दिल्ली में मेरी जो जमीन है उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है। कौन कब्जा, कौन जमीन? देखिए, चीजों को करेक्टली लेना है। अब कहीं मैं भी पढ़ रहा था आप ही की तरह 60 किलोमीटर वो अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। वो तो बहुत पहले के भी आए हुए हैं। हमारी तो हजारों एकड़ की जमीन जो है वो पाकिस्तान ने उनको दे रखी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि भाई आपने अगर सीपैक बनानी है तो गिलगिट बाल्टिस्तान से एंटर मारो और बलूचिस्तान की तरफ ले जाके खत्म कर लो, ठीक है ना। वो गिलगिट बाल्टिस्तान क्यों? क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया का है, तो पाकिस्तान को पता है, एक बड़ी सुलझी हुई स्ट्रैटेजी है कि जनाब चाइना बैठ गया तो अब हमारा हो गया, क्योंकि चाइना से तो हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं। और जब हम बात करते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट एज अ वॉर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि चाइना भी ऑनर करता है और हम भी ऑनर करते हैं कि दोनों कंट्रीज अगर न्यूक्लियर हैं तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एज अ डेटरेंस। यस। ये डेटरेंस वर्ड सिर्फ और सिर्फ चाइना और मेरे बीच में क्यों है? क्योंकि उसने भी बोला है और मैंने भी बोला है, नो फर्स्ट यूज। मेरे पास एक अकेला इकलौता बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको कहते हैं पाकिस्तान, जो कहता है कि ओनली फर्स्ट यूज, विदाउट रियलाइजिंग कि उसके घाटे ज्यादा हैं, फायदे कम है। यानी कि नटशेल में कहें तो आपका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश की उधर से शायद शोर ज्यादा है और रियलिटी में उतना कुछ नहीं है, जो पहले स्टेट था वहीं पर ही सब कुछ है। देखिए, मैं ये बात अगेन जिम्मेदारी से कहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश और जहां जहां हमारे पास चाइना के साथ बॉर्डर है ना, उसमें लाइंस कुछ ज्यादा हैं। एक ब्राउन लाइन है, एक येलो लाइन है, एक ग्रे लाइन है, एक ब्लैक लाइन है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ठीक है ना। तो कई लाइंस ऐसी हैं जिन तक मैं जा सकता हूं और नहीं आ जा सकता, कुछ ऐसी हैं जिनको मैं पेट्रोल कर सकता हूं जो नहीं कर सकता। अब अगर उनमें से किसी एक जिंदे की, ये तो हमारे पास पाकिस्तान, ये पंजाब में भी है, फेंसिंग के पार मेरे 85 रेजिमेंट के बंदे हैं जिनकी जमीन है। वो रोज दरवाजा खुलता है, वो जाते हैं अपनी कल्टीवेशन करते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा। आप अभी चलो पाकिस्तान, ये पंजाब बॉर्डर में तो नथिंग बिग अबाउट इट। रोजाना फसल काटना, फसल लगाना, फसल उगाना, फसल को मेंटेन करना, अच्छी खासी फसल उस डबल फेंसिंग के बाहर पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि उसमें वो जो बॉर्डर पिलर है वो काफी आगे तक है। हमने ये फेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली, टैक्टिकली अपनी साइड रखी हुई है, तकरीबन 1 किलोमीटर अपनी साइड, कई जगह। तो उस बीच में जो 1 किलोमीटर है तो वो इंडिया ही, तो वहां पर हम किसान जा सकते हैं। जा रहा है, जा नहीं सकते। हाँ, जा रहा है। मैं आई विटनेस हूं इस बात का। कोई चैलेंज कर ले मेरे साथ, कल सुबह चलूंगा, क्योंकि बॉर्डर पोस्ट आगे बहुत आगे है। हाँ। मैंने कहा कई जगह पर 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। हाँ। कई जगह पर 50 मीटर भी है, एज पर दी रिवर। अगर वो रिवर मेरी तरफ चल रही है तो ऑब्वियसली वो 50 मीटर भी है। सो ऐसे में बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए कि नहीं जी आपने 1 किलोमीटर का है तो 800 क्यों नहीं है या 900 क्यों। हाँ। ऐसे नहीं कहा जा सकता। डिपेंडिंग, बट देयर इज अ साइजेबल फसल जो आप देख सकते हैं, और रोजाना उस धुस्सी जो DCB जिसको हम बोलते हैं डिच कम बंद, उसके ऊपर जब बैठकर आप अपना ऑप अलर्ट करते हैं तो आप रोजाना लोगों को जाते हुए देखते हैं और शाम को वापस आते देखते हैं कि साहब हम अपनी जमीन करने जा रहे हैं, फसल काटने जा रहे हैं, उगाने, खेती करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो सेम गोज फॉर अरुणाचल। अरुणाचल में भी एक हमें तकलीफ है कि यस देयर आर वेरियस लाइन। अब उसमें कईयों की जमीन आगे है और पीछे है, ये बात मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आज हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं इसे एज्यूम करके चल रहा हूं कि पिछले 1 सप्ताह में या 10 दिन में किसकी जमीन कितनी गई, आइए चलते हैं कल, वो डिक्लेयर करे कि साहब यांगसे से इस तरफ, बुमला के उस तरफ, या जोगिंदर हिल जो है उसकी वो जो पूरी की पूरी अंदर जहां से ये लोग 61 वॉर में आए थे, कहीं भी चल पड़ते हैं। तो 4 बड़े पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाते हैं।
डेलिब्रेट इग्नोरेंस पीओजेके का हुआ है पिछले 50 साल में। पाकिस्तान इज इन अ नीड ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली जो भी 2027 में आ रहा है उस वजह से। चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा अगर जो है इस तरह का फ्लैश पॉइंट बन गया पीओजेके में। पानी के ऊपर जितना हमारा मानना है और जितना आपने बोला कि ये एक मुद्दा है, पर ये मुद्दा टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, ये सिविलियंस या ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के संदर्भ में उठाया गया है और पहलगाम के बाद ही इंडस वाटर ट्रीटी को नकारा गया है जब इंटरनेशनली कोई रिएक्शन नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात, चाइना का इंटरफेरेंस होगा। मेरा कहना था कि एक फुल फ्लेजेड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होगा। दे विल सपोर्ट पाकिस्तान, कोई डिनायल है ही नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में एक अच्छी चीज ये हुई कि 4 दिन में मैंने और मेरी फौज ने ये जरूर देख लिया कि पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ेगा। 3 कंट्रीज लड़ेंगी और अनफॉर्चुनेट फॉर देम कि आप तीनों के तीनों को मैं एड्रेस कर पाऊंगा, क्योंकि अगर ड्रोन आपके कंट्रोल में थे तुर्की के, आपकी सैटेलाइट इमेजरी कंट्रोल में थी चाइना के, उसके बावजूद आप अपने 11 एयरफील्ड को नहीं बचा पाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका वो ड्रोन आपके यहाँ से चला और अगर आज मैं एक ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट डालूं कि वो मेरे एयरफील्ड फला के बाहर आकर गिर गया, तो वेल यस गिर गया। आपने तो दिल्ली के लिए भी भेजा था PL-18, वो सिरसा में गिर गई। मैं कब मना कर रहा हूं, ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। बट ये जरूर है कि ये कंट्रीज फिजिकली एक नया फ्रंट नहीं खोलेंगी। और फिजिकल फ्रंट खुलना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता। अगर वो नहीं होगा तो बहुत ज्यादा हद तक बाकी के जो डर हैं वो तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में एड्रेस करके देख लिए हैं, वो टेस्ट कर लिए हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि फ्रंट, वेल जनरल द्विवेदी साहब की स्टेटमेंट आपके सामने है। जब उन्होंने टेक ओवर किया था, इंडिया विल बी फाइटिंग अ 2.5 फ्रंट वॉर, जिसके लिए हम तैयार हैं। 2.5 अमाउंटेड टू 1 was पाकिस्तान, 1 was चाइना एंड half was टेररिज्म। यस, 2.5। मैं कह रहा हूं आज आप आधा टर्की को भी दे दो, बुरा ना माने, चल भाई तेरी भी वैल्यू है। देखिए, इट इज नॉट तो वहां तो आसपास हमने ब्रह्मोस बेच दिए ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तो तरीके तो 10 है ना। अगर भाई तुम इतनी इंसानियत दिखाओगे कि आपके भूकंप आने पर सबसे पहला जहाज मेरा आपके यहाँ लैंड किया था और आपका रेसिप्रोकेशन ये है, तो भाई आपके अड़ोस पड़ोस वालों का तो ध्यान हमें भी रखना बनता है। वी कैन ऑल्सो बी फ्रेंडली टू लॉट ऑफ कंट्रीज, ये तो अलाउड है। अगर चाइना को नहीं पता कि फिलीपींस के ब्रह्मोस क्या कर रहे हैं, तो वो तो चाइना की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो गुड फेथ में दिए हैं, हमने तो अच्छी फीलिंग के साथ दिए हैं। कोई और देता, उससे अच्छा हम दे देते रहे, क्या बुरा है। तो ये 4 बड़े पॉइंट हमारे एस्टैब्लिश हो गए। अब 5वां बड़ा सवाल ये आता है कि अगर थाली में भी देकर रखा जाए तो शुड इंडिया टेक पीओके एट दिस पॉइंट इन टाइम। है तो हमारा ही और हम लेंगे, लेकिन हमने रशिया यूक्रेन वॉर में क्या सीखा? रशिया ये मानता है कि यूक्रेन हमारी ही जमीन है, लेकिन जब वॉर सिचुएशन हमने देखी तो उन्होंने सिर्फ चुपचाप से जाकर के वेस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा जमाया और वो जमाकर बैठे रहे ताकि जिस दिन नेगोशिएशन हो, दे वर वेरी क्लियर कि हमें ये एरिया ही चाहिए क्योंकि यही हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हमारा पीओके में क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और क्या हम चाहेंगे इस पॉइंट इन टाइम पे उसको लेना। जहाँ तक बात आती है पीओके को यूक्रेन के साथ कंपेयर हम इसलिए शायद ना कर पाएं क्योंकि हमारा पीओजेके पर पूरा इंटरेस्ट है। हम उसके किसी भी पार्शियल पार्ट पर इंटरेस्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अगर हमें पीओके चाहिए तो हमें एक एडिशनल डेप्थ मिलती है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो वो बॉर्डर जो इस समय हमारे JNK के ऊपर लगा हुआ है, वो बढ़कर POJK के आगे पहुंच जाएगा। सो एक तरीके की डेप्थ मिलती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई हमें ऐसा कोई टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है जिसमें कि हम ये बोल पाएँ कि हम पाकिस्तान को डोमिनेट कर पाएंगे। वी आर ऑलरेडी डोमिनेटिंग पाकिस्तान, इट डजंट वरी मी टू मच। दे आर अ बिग इरिटेंट, आई विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने आप में POJK अगर आप लेने की बात कर रहे हैं, मुझे अभी नहीं लगता कि POJK भी आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि मैंने अभी तक POJK से कहीं ये स्टेटमेंट उठती नहीं देखी
कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, धमकी वो सी भारत बस दी से है। वो भारत से सपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ मैं मानता हूं। हाँ क्यों? क्योंकि उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, सो दे वांट सपोर्ट। बट अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है कि जहां बांग्लादेश वाली मुक्ति बाहिनी जब अपने आप को पॉलिटिकली मिलिटरली ऑर्गेनाइज कर गई कि यस उस 8-9 महीने में, तब कहीं जाकर आपने देखा कि वो 13 दिन में लड़ाई कैसे पलट गई। लड़ाई पलटना उस समय और इस समय में काफ़ी फर्क है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोल पाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास जहाज कम है या मिसाइल कम है या कोई चीज़ कम है। ये सारी चीज़ें हैं। इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव वॉर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये मेरी कंट्री का कैरेक्टर नहीं है कि वो डिस्ट्रक्शन मैं पाकिस्तान के ऊपर करूं या उस डिस्ट्रक्शन का खमियाजा मैं भी उठाऊं। इस समय मेरी कंट्री इन चीज़ों को नहीं ढूंढ रही है, क्योंकि जो भी कह लीजिए, जब तक एक आवाम पूरी तरह से आपके साथ नहीं होगी, जैसे मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान उस समय चल रहा था, वो वाली सिचुएशन शायद अभी तक नहीं आई है, सिवाय इसके कि यस 15 तारीख का जो अनाउंसमेंट किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ से जगह छोड़े, दिस इज़ ओनली अ ट्रिगर पॉइंट। मुझे लगता है पॉलिटिकली JAC आकर एक स्टेटमेंट कर रही है, वो भी एक बड़ी बात है। क्या 27 तारीख के इलेक्शन में इस पार या उस पार हो पाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तब कहीं जाकर हम एक नतीजे पर आ पाएंगे कि पाकिस्तान के POJK को हम एंटर करके ले या ना ले। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा, दिस इज़ नॉट द टाइम। दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज राइट नाउ नॉट द टाइम। और इसका एक और रीज़न भी दे देता हूँ, जो काफ़ी लोगों को शायद ऐसा माना जाता है कि मानेकशॉ साहब ने इंदिरा गांधी को बोला था, नॉट नाउ, आई नीड टाइम। एंड व्हाट वाज द रीज़न? इट वाज मॉनसून। यस, इट वाज मॉनसून। मॉनसून इज नॉट अ कैंपेनिंग सीजन। सो अगर आप बहुत अर्लीस्ट भी किसी वजह से देखें तो दिसंबर जनवरी, तो ऐसा मैं ज़रूर कह पाऊंगा कि इट हैज़ टू गो। और इस दौरान POJK को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकली फुली रेडी है, वो एक तरह से इस लड़ाई को मिलिटरली बियर करने को तैयार है, और आवाम सोशली टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, इंडिया के फेवर में चल रही है। ये इंडिकेटर्स अभी उस लेवल पर शायद मुझे नज़र नहीं आते हैं, इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि कल सवेरे वी एंटर। हालांकि द्विवेदी साहब ने जब वो आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने क्लियर बोला था कि वी आर रेडी इफ द पॉलिटिकल ऑर्डर इज गिवन टू अस, बट दैट अमाउंट्स टू नॉट ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून इज नॉट द टाइम टू डू ऑल दिस। फ्लाइंग आवर्स भी कम होते हैं, वेदर कंडीशंस भी ठीक नहीं होती हैं, फ्लड्स आपको चल रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है, आप अगर रिकमेंड करो कल सवेरे पानी छुड़वा देता हूँ, वो डैम जो है आजकल थोड़ा सा ऊपर को चल रहा है, तो आप अगर रिकमेंड करोगे तो मैं छुड़वा देता हूँ पानी कि छोड़ दो पाकिस्तान की तरफ। फिर ऐसा ना हो जाए पाकिस्तानी आपको ब्लेम करें कि तरुण जी ने ये क्या करवा दिया। हम तो तैयार हैं पानी देने को। आज ही खोला है डैम का वो गेट, तो वो पानी कहीं तो देखिए, पानी इज अ नेचुरल आइटम, इट विल गो फ्रॉम हायर टू लोअर, देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट। यस, हमारी ज़रूरतें हैं, हमने कहा है, हमारे मिनिस्टर ने कहा है 2028 तक हम इसे हमारी जगहों पर जितना पानी हमें चाहिए हम लेकर जाएंगे, एक बूंद उसका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बट ये कहना गलत हो जाएगा हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में भी कि हम POK में कल सवेरे घुसकर उसको लेने वाले हैं या ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द करेक्ट टाइम। वी नीड टू सी इट। इसको थोड़ा सा POJK का अभी भी वो स्लोगन बुलंद नहीं हुआ है, कहीं कहीं उन्होंने मांग लिया है सपोर्ट, इज अ सेकेंडरी इशू। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो ये जो 15 तारीख को आपने डिक्लेयर करी है उसमें अपनी आज़ादी डिक्लेयर करिए, अपना एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करिए। मैं कहता हूँ JNK गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दीजिए कि चलिए जी हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा विलय होगा, घर वापसी पॉलिटिकल कैसे किया जाएगा क्या। और मैं कह रहा हूँ JNK गवर्नमेंट अगर इसमें कोई एक अच्छी प्रोग्रेस कर पाती है तो 24 सीट भरे,
एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यूनाइटेड नेशंस में डाल दे कि जनाब ये रिक्वेस्ट आई हुई है एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। एक डिप्लोमेटिक वॉरफेयर पूरी दुनिया में आपको डालना पड़ेगा कि जनाब ये उस जगह की डिमांड है एंड कीपिंग द सेंटिमेंट ऑफ पीपल, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। 5-6 चीज़ें जोड़ता हूँ मैं जो अभी तक बात हुई। DRDO की तैयारी फुल फ्लेज चल रही है और अगले 2-3 महीने में कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वेपन कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है हमारी। मौसम हमारे साथ नहीं है, अगले 5-6 महीने में मौसम हमारे साथ हो जाएगा। लीगल फ्रेमवर्क जो आपने अभी बात छेड़ी, काफ़ी हद तक पिछले 1.5-2 साल में हमने तैयार कर लिया। किस तरह से POK के लोगों का इंटीग्रेशन होगा लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि उस समय शायद इतना समय नहीं होगा कि संशोधन किया जाए लॉ में, तो वो सारी चीज़ें करके रेडी रखी हुई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की आपने बात करी कि आज शायद UK में आवाज़ उठी है। धीरे धीरे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है उस तरह से धीरे धीरे आगे भी बात दूसरे कंट्रीज़ को भी समझ में आएगा कि एक इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए क्या बेहतर है, और शायद उधर इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलना शुरू होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बात करी कि उधर की आवाम भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, शायद 5-6 महीने में तैयार हो जाएगी। ये सारी बातें अगर जोड़ करके देखा जाए तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इंडिया को ये पता है कि नाउ इज नॉट द टाइम। इस समय ये शायद फ्यूचर में होगा, जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है कि हमारा था, है और रहेगा, और आज नहीं तो कल हम इसे लेकर के रहेंगे, लेकिन टुडे मे नॉट बी द राइट टाइम। अब ये सब को जब हम जोड़ करके देखते हैं तो जो ये प्रोटेस्ट आज के डेट में हो रहे हैं, जो ये पूरा फ्लैश पॉइंट बनता दिख रहा है, और जो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ से पाकिस्तान तो हर चीज़ के लिए इंडिया को जो है दोष देता है, बट ये सारी की सारी खबरें अगर हम जोड़ करके देखें तो यहाँ पर कंक्लूडिंग एनालिसिस क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। अगर एक अच्छा कंसिडरेशन रखा जाए कि अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करें, किसको कंबाइन करें, बलूचिस्तान इशू को कंबाइन करें, खैबर पख्तूनख्वा को भी कन्वर्ट करें, TTP को भी कन्वर्ट करें, अगर अफगानिस्तान को भी लेकर चलें, चाइना के CPEC को भी लेकर चलें, POJK का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसको भी अगर इंक्लूड कर लें, तो ये सब चीज़ें मिलकर बनाता है एक बात कि पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड। मुझे लगता है इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शुड ब्रेक, बट पाकिस्तान शुड बी एंगेज्ड। इन चीज़ों में जितना वो एंगेज्ड रहेगा, जितना प्रेशर ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्रिएट करेंगे वर्ल्ड ओपिनियन में, US ओपिनियन में, इंडिया द्वारा उसको एक्सपोज करने में, आई थिंक सबसे बड़ा जो बेनिफिट निकल कर आएगा कि पाकिस्तान का ध्यान टेररिज्म से उतना हटेगा। मैं एक्चुअली पर्सनली चाहूंगा कि पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट ऑन वॉर, नॉट ऑन टेररिज्म। क्यों? क्योंकि वॉर उसकी कमजोरी है, टेररिज्म उसका स्ट्रेंथ है। टेररिज्म में वो बहुत स्ट्रांग है, टेरर फंडिंग में वो बहुत स्ट्रांग है, बट वॉर में नहीं है। वॉर का डर दिखाना और उस डर को अल्टीमेटली न्यूक्लियर बनाना पाकिस्तान का एडवांटेज है। अब उसे कैसे ब्रेक किया जाए वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ऑन ग्राउंड पर होगा। बट मोटे तौर पर इंडिया इन सभी फ्रंट्स को यूज कैसे करेगा उसके ऊपर आएगी बात, बिना लड़े। बिकॉज अगर वो लड़ाई चाहता है और मैं उसकी वो लड़ाई लड़ूं तो मैं उसके ट्रैप में हूं। बिल्कुल। AP सिंह साहब वाली बात फिर से आ गई। मैं लड़ाई वहां लड़ूंगा जहां मैं चाहता हूं, टाइम ऑफ माई चूजिंग, प्लेस ऑफ माई चूजिंग वेदर आई वॉन्ट टू डू अ लड़ाई और नॉट। यस, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, ये मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ये मेरा एस्केलेशन लैडर होना चाहिए कि मैं कहां से कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और कितना जाऊंगा। वॉर विल बी एक्सपेंसिव टू इंडिया ऑल्सो, बट दैट डजंट मीन कि मैं कमजोर हूं या डर गया। और जिसको लगता है मैं डर गया, वेल उसको खुश रहने दो, लेट हिम बी हैप्पी। AP सिंह साहब ने क्या बोला कि जिस कंट्री को लगता है कि मेरे काफी सारे जहाज गिर गए, कम हो गए, तो अगली बार आप उसी तैयारी से आइएगा कि मेरे पास वो जहाज नहीं है। आज सर 6-0 का भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे खामखा लड़ाई चलती रहती है। अब डॉक्यूमेंटेशन में मेरे हिसाब से प्रूव हो गया है, क्योंकि WDMA में जिसको बहुत ही क्रेडिबल रैंकिंग सिस्टम माना जाता है ग्लोबली, सारी एयरफोर्स
के द्वारा, उसने अब रैंकिंग दी है इंडियन एयरफोर्स को भी, चाइनीज एयरफोर्स को भी, पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी और दुनिया की सारी एयरफोर्स को। तो क्या है उस रैंकिंग में? आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ रैंकिंग की। हाँ जी, ठीक है ना। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, दसियों साल से चल रहा है, वर्ल्ड रैंकिंग चलती है। उसके पैरामीटर्स जो हैं वो दसियों साल से सेम रहे हैं। बिल्कुल। और अगर उस रैंकिंग में चाहे यूएस का नाम 2 बार आए 3 बार आए, अगर मैं 6ठे जगह पर हूँ और चाइना 7वीं जगह पर है और पाकिस्तान किसी जगह पर है ही नहीं, क्योंकि 10 के बाद तो गिनती लोग बंद कर देते हैं, चलिए 11 तक भी गिन लेते हैं क्योंकि उनके 11, 12, 13 जहाज गिरे हैं, तो 13 तक भी गिनते कर लेता हूँ, तो वो तो 13 में भी नहीं आ रहे, वो तो कहीं 18, 19, 20 पर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर ऐसी सुपीरियरिटी उन्हें चाहिए तो मुबारक हो, मैं तो मुबारकबाद देने को तैयार हूँ। बट अपने यहाँ जब आपने कहा ना कि 6 गिरे, किसने कहा 6 गिरे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब आप मेरे से प्रूफ करवाएं या ना करवाएं, मैं तो प्रूफ दूंगा। मैं प्रूफ लेना चाहता हूं कि भाई अगर मेरे 6 गिरे हैं, आपको कैसे पता जो मेरे से ये सवाल पूछने के हकदार हैं? पता है क्यों मैं ये पूछ रहा हूं? क्योंकि ये जब चल रहा था ऑपरेशन तब भी पूछा गया था, आप लोगों ने, मतलब मीडिया ने मुझे बड़ा एम्बैरेस किया था। 6 के 6 राफेल भी गिरे हैं, 3 राफेल भी गिरे हैं। 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने निकला है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, 36 का, क्योंकि और हमारे पास 36 ही थे, तो फिर मैं और क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो 36 का तो निकल गया। हाँ। तो इसका मतलब पहली बात वो 3 थे राफेल या 6 थे, मेरे ख्याल वो क्वेश्चन आंसर हो गया, क्योंकि प्रूफ के साथ। बिल्कुल। ठीक है ना। अब आती है बात, अगर मेरे जहाज इतने गिरे तो मेरी रैंकिंग तो पिछले साल से ड्रॉप होनी चाहिए, 1 नंबर से भी चाहे। यहां मेरी 1 नंबर से बढ़ गई है, जहां चाइना बुरा मान गया है। हाँ, ये रीसर्च रैंकिंग, इसका एनालिसिस बताइए। तो अब आप देखिए ना कि चाइना मेरे इमीडिएट बाद क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स में जिसके ऊपर जज किया जाता है, उसमें एक जजमेंट पॉइंट ये जरूर है कि किसके पास कितने जहाज हैं। मान लिया ना, बट सिर्फ जहाज होना अपने आप में काफी नहीं है ना, मैन बिहाइंड द मशीन भी कोई चीज होती है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, भाई आपके जहाज ने कितनी लड़ाइयों में कितना परफॉर्म किया है, वो भी एक पैरामीटर होना चाहिए। और ये पैरामीटर मैंने नहीं बनाए हैं, ये वर्ल्ड रैंकिंग वालों ने बनाए हैं। बिल्कुल। अब लॉजिस्टिक वाले जहाज में कौन कितना फ्लाई करता है, कौन कितना इस्तेमाल करता है, कौन कितना एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर उसमें चाइना मेरे से पीछे है तो ग्लोबल टाइम्स को अगर बुरा लगता भी है तो लगने दो ना। अगर पाकिस्तान को 18वें पोजीशन पे, 19वीं पोजीशन पे अच्छा लगता है तो लगने दो। ज्यादा बड़ी बात यह आती है कि लोगों का कहना है, और स्पेशली शहबाज शरीफ का कहना है, गिनती कहां से शुरू हुई थी? 3 गिरे, ट्रंप ने कहा 4 गिरे, तो शहबाज शरीफ ने बोला 4 गिरे। ट्रंप ने कहा 5 गिरे, तो उसने कहा 5 गिरे। ट्रंप ने कहा 6 गिरे, तो उसने बोला 6 गिरे। ट्रंप ने उसके बाद बोलना बंद कर दिया। इन्होंने अपने आप 7, 8, 9 गिनती जितनी तक आती थी वहां तक ले गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप ले लीजिए। मुझे एक जगह सिर्फ ये सुनवा दीजिए, मैं आपके साथ कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि मैं गलत हूं। एक जगह सुना दीजिए कि ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया के 6 जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, 8 जहाज गिरे। पहला प्रूफ। बिल्कुल। अगर कहीं बोला है, ओपन फोरम चैलेंज, मैं माफी मांगूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, मैंने आपको प्रूफ दे दिया 36 राफेल। बिल्कुल। इसका कहानी खत्म हो गई। हाँ। तीसरा प्रूफ मैंने दे दिया रैंकिंग। हाँ। वर्ल्ड में मेरी रैंकिंग क्यों बड़ी होगी? वे पागल थोड़ी ना है ये। हाँ। और अगर पागल हैं तो पिछले 10 साल से ये पागल थे। जब चाइना मेरे से ऊपर होता था तब पागल नहीं थे। इस बार इंडिया आगे है तो पागल है। चाइना ने कंडेम करा है इसको, तो मैं और क्या बोल रहा हूँ। हाँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। अब कंडेम आप करते रहे, मैं तो पिछले साल क्यों नहीं किया? क्योंकि आप एक आगे थे। अच्छा, पिछले साल पाकिस्तान बुरा क्यों नहीं माना जब वो 20 से भी नीचे था? भाई ऊपर नीचे अगर आप हुए हो, आपकी पोजीशन ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। चाइना अगर 5वें स्थान पर है तो बहुत बढ़िया है। इंडिया अगर 5वें पर आ गए तो बहुत बुरा है। ये तो बहुत बढ़िया प्रूफ वाली बात है। चलिए उससे भी एक स्टेप और आगे चलते हैं। लोगों का कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूं
कि चौहान साहब ने कहा, CDS ने कहा कि हमारे जहाज गिरे। मैं चलो जी इस पर बता दीजिए कहाँ उन्होंने कहा कि हमारे जहाज गिरे। जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उसको आप रिप्ले कर कर भी चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहाज गिरे ये सवाल नहीं होता है, बट हमने उस दिन क्या सीखा कि हमें उनकी एयर डिफेंस को तोड़ना है और फिर कहीं जाकर लॉन्ग स्ट्राइक करनी है। अच्छा चलो उसको भी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान जीत रहा था, जीतने वाला बंदा सीज फायर क्यों मांगेगा? ये तो हारने वाला मांगेगा ना। बिल्कुल। सीज फायर जो मांग रहा है, जो रो रहा है, जो पिट रहा है, उसको मांगना चाहिए था। अच्छा जो हार रहा है इंडिया सो कॉल्ड, वो ट्रंप जैसे आदमी की बात को मना कर देगा और पाकिस्तान उसको पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करेगा। तो हार कौन रहा था, सीज फायर कौन मांग रहा था? मुझे नहीं लगता कि कोई पागल आदमी भी होगा जो इस पर डिबेट करना चाहेगा। दीज आर ऑल एविडेंसेस आई एम ट्राइंग टू गिव। यस। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो रैंकिंग है इसके पैरामीटर्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। कल अगर, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जब इंडिया इकोनॉमिक उसमें 4th आ रहा था तो लोगों को शक हो गया, नहीं 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 ऐसे नहीं और वैसे नहीं। जैसे ही इंडिया 6th पर आया बोला देखो गिर गए ना, गिर गए ना, इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि 4th पे थे। पहले आप नहीं कर। सेम गोज फॉर दिस केस कि अगर हम ऊपर आए हैं, मैं आपको पैरामीटर्स वैसे बता दूं, इट्स कॉल्ड एज, ये जो डिसाइड होता है वो TVR पर होता है, ट्रू वैल्यू रेटिंग। ट्रू वैल्यू, वैल्यूज क्या है उसके ऊपर बात आ रही है। वैल्यूज होगा एयरक्राफ्ट्स के काउंट, चाइना के पास ज्यादा है, मैंने आपको ग्रांट कर दिया। उसके बाद होता है कि फ्लीट में जो कंपोजिशन है और डाइवर्सिटी, आपके पास एक ही तरह के जहाज है या आपके पास 5 तरह के हैं। मैं स्कोर करता हूं। बिल्कुल। तेरे पास J सीरीज है, मेरे पास तो जगौर भी है, मेरे पास तो बाकी राफेल भी है, मेरे पास पुछला मिराज भी है, मेरे पास हर तरह का जहाज है। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन जहाज का बनता है तो दुश्मन कंफ्यूजन में रहता है कि किस चीज की क्या काबिलियत है। बिल्कुल। और जब आप उसको मिक्स कर कर करते हैं तो मेरा बाइसन एयरक्राफ्ट, 52 साल पुराना बाइसन एयरक्राफ्ट एक F-16 को गिरा देता है। बिल्कुल। ये ऑन रिकॉर्ड है। सीधे सीधे बात करें। एक और चीज होती है कि चले जी ऑपरेशन बैलेंस क्या है, ऑपरेशनल, कि आपका पूरे के पूरे आपके बॉर्डर्स पर आपका बैलेंसिंग क्या है। मेरे पास बैलेंसिंग ज्यादा इसलिए मुझे चाइना बैलेंस करना है, मुझे पाकिस्तान बैलेंस करना है, मुझे अपनी बाकी मैरीटाइम जो नीचे वाला मेरा है उसको भी बैलेंस करना है, तो मैं ज्यादा बैलेंस्ड हूं, वो लोग नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपकी जो फोर्स है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, कि आप अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाते हो, जिसके अंदर आ जाता है कि वो जो लॉजिस्टिक के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, आपका जो एयर डिफेंस सपोर्ट्स है, इन सब चीजों को सस्टेन कैसे करता है, मैं वहां स्कोर करता हूं। क्योंकि उसका प्रूफ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से तो अच्छा कुछ था ही नहीं चाइना के पास। बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान को दिया। अब HQ-9 होते हुए भी मैं उनकी 11 एयरफील्ड्स को 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर पर स्ट्राइक कर पाया। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस कंट्री पर विश्वास करना चाहेंगे आप जिसका मैं प्रूफ दूं? इंडिया का प्रूफ नहीं दूंगा। आप कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसका प्रूफ दे दूं आपको तो आप मान जाएंगे कि हाँ यार ये अनडिस्प्यूटेड है। मेरे लिए तो हमारे आर्मी चीफ काफी हैं। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने डाउट उठाया है वो ज्यादातर यूएस को स्टेटमेंट को लेकर। वेरी गुड, तो यूएस का प्रूफ ले लेते हैं। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात करी। हाँ, आपने तो मेरे को वैसे ही जिता दिया। हाँ, जिस कंपनी ने इंडिया को XR जिसको बोलते हैं जो ये जो सैटेलाइट फोटोग्राफ दिए थे वो यूएस की है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि यूएस की कंपनी जो है वो मेरे को मैनिपुलेटिव फोटोग्राफ देगी जो मेरे फेवर में होंगे। सही बात है, इतना तो मानना पड़ेगा। भाई यूएस की सैटेलाइट कंपनी जो तकरीबन 10-10 लाख रुपए का एक सैटेलाइट फोटोग्राफ देती है, उसने दिए मुझे वो 11 एयरफील्ड के फोटोग्राफ। मैं अपने ले लूं तो आप शायद झूठ मानेंगे, यहां यूएस वाले ने दिए हैं। इसका मतलब यूएस के प्रेसिडेंट को जरूर पता है कि जहाज किसके कितने गिरे। ये पक्की बात है। मैं मानता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट
अपने F-16 को बचाने के लिए उस कंट्री का नाम नहीं देगा। झूठ बोल नहीं पाएगा क्योंकि प्रूव हो जाएगा। आप देख लेना, आज से 25 साल बाद विकिपीडिया लीक जब होगा तब आपको ये सब कुछ नजर आएगा कि जनाब किसने क्या कब कहा था, किसने क्या नहीं कहा था। मैं ये कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे एयर मार्शल भारती ने एज अ DGMO ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी, लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, हाउएवर ऑल माय पायलट्स आर बैक होम सेफ एंड साउंड। अब आप ढूंढ लीजिए आप ढूंढना क्या चाहते हैं। मैं आपको US प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपको मेरे 36 राफेल के कॉन्ट्रैक्चुअल प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपके सामने वर्ल्ड रैंकिंग। अब यार सभी लोग गलत हैं, सिर्फ पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया नहीं, तो उस सोशल मीडिया को समझने वाले तो आप हैं। ये जो पब्लिक जो ये सवाल के ऊपर कहीं ढूंढ रही है, हमारे पास भी एक और अफसर साहब हैं ऐसे जो पुराने हैं, जिनका कहना था कि इंडिया गॉट अ सिवियर बीटिंग। वेयर इज द डाउट, एवरीबडी वुड हैव गॉट अ बीटिंग। भाई उनके तरफ से 4 ड्रोन आए, आई गॉट अ बीटिंग। वो मेरे यहाँ क्या नुकसान करा या क्या नहीं इज अ सेकेंड स्टेज, बट बीटिंग तो है ही ना। वन वे लड़ाई थोड़ी ना होती है। उसने 600 ड्रोन भेजे, आप बोलें कि मेरे यहाँ कोई ड्रोन गिरा ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आपका PL-15 गिरा ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे भाई गिरा है ना। सो देयर इज अ बीटिंग, बट दैट डजंट मीन कि सब कुछ मेरा गिरा है। दूसरा, आप एक बात बताइए 1 मिनट के लिए, जब तक हमारे एयर चीफ ने जहाजों की क्वांटिटी नहीं बोली थी, बाकी किसी ने क्यों नहीं बोली? जो मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड ऑपोजिशन लीडर्स, कि जी कितने जहाज गिरे। भाई साहब तुम भी तो मुझे बताओ उनके कितने गिरे पहली बात, और तुम बताओ, तुम्हें प्रूव करना है। तुम्हारा कहना था कि कितने राफेल गिरे, 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है। बिल्कुल। अब आप बताओ मैं आपके साथ क्या करूं? इस बार मेरा टर्न है। ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी है ये भी झूठी है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इंडिया लास्ट ईयर एक US और रशिया के बाद तीसरे नंबर पे इसमें नजर आती है, अगर इंडिया चौथे पे भी थी और 18वें नंबर की एयरफोर्स जो है वो इसके 6 जहाज गिरा देती बिना अपना गिराए, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स रैंकिंग तो पता नहीं 18 से कहाँ पहुंच जाती। ठीक है ना। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो इस लेवल पर जा रहा हूं, 6 जहाज गिरे नहीं गिरे मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बताओ पाकिस्तान के कितने गिरे। बिल्कुल, उसकी भी तो फिगर दो ना। हाँ भाई तुमने डिक्लेयर तो कर ली कि हमारे 6 गिरे, प्रूफ दिया नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान के कितने गिरे? बिल्कुल, उसका जवाब नहीं देना चाहते हो आप। हाँ। चलिए, मैं तो अपने वाले 6 का तो जस्टिफिकेशन दे दिया। हाँ। आपका एनालिसिस था इन पब्लिक का कि जी 3 राफेल गिरे, 2 राफेल गिरे, 5 राफेल गिरे। अब मुझे मालूम है कुछ लोग अब ये कहेंगे नहीं जी 36 का तो कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया होगा। मतलब इंटरनेशनल टेंडर में आप इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आप अपने उन गिरे हुए जहाजों को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वो कंट्री या वो कॉन्ट्रैक्टर जो जहाज एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी मेंटेनेंस भी करेगा, उसका पैसा भी लेगा। मतलब कितनी बढ़िया सी बात है भाई। अच्छा चलिए एक और प्रूफ ले लीजिए। पाकिस्तान ने क्या बोला था? उन्होंने 5 टेल नंबर दिए थे, राफेल के पीछे टेल पर जो नंबर लिखे होते हैं, कि ये 5 आपके गिराए थे। वो दुबई वाले शो में क्यों उड़ रहे थे वही टेल नंबर? मतलब हम लोग रातों रात जहाज बनाकर टेल नंबर लगाकर राफेल को, और वो भी उड़ा रहे थे हम। कितना मैनिपुलेशन है भाई। एक और गैप भर दो। क्यों ऐसा क्या डिसेप्टिव मूव था कि उस क्षण के लिए पाकिस्तान को ऐसे लगा कि शायद हमने राफेल गिराया? ओह यस, दैट्स अ नोन थिंग। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ अननोन थिंग। देखिए, राफेल की इस टेक्नोलॉजी की बात शुरू से थी, और पाकिस्तान के कुछ अच्छे लोग हैं, उनका कहना था कि भारत जब राफेल ले रहा था तुम्हें पता नहीं था कि वो क्या ले रहा है। तुम्हें पता नहीं था कि उसके अंदर डिसेप्शन है, कि आपको लगेगा कि आपने, क्योंकि पता क्या होता क्या है, एक सिग्नेचर होता है, एक जहाज का सिग्नेचर है। आपकी मशीन गई, लगा उसको, आपने सिग्नेचर ले लिया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ। अब ये वाला सिग्नेचर जो उड़ता हुआ जहाज है, अगर वो अपना सिग्नेचर लेकर थोड़ा पीछे को कर ले, जो कि एक उसके पास ये फैसिलिटी है,
मैनूवर नहीं है, उसके पास एक एडिशनल गैजेट है हाँ जो जहाज से निकलकर थोड़ा पीछे आ जाता है। हाँ, जैसे जहाज के टेल से निकलकर वो पीछे उड़ने लग जाता है। करेक्ट, तो वो तकरीबन 100 मीटर पीछे हो जाता है। आपका जब वो मिसाइल आकर उस पर लगेगा तो आपके जो रडार है उसका ठां करके दिखाई देगा, बोले डिस्ट्रॉयड। हाँ, वो जहाज से ही उड़ रहा है, वो तो निकल गया। हाँ। नहीं, वो उतनी देर तो निकल गया, ये तो स्प्लिट सेकंड मामला है। देखिए, जहाज ने, आपको क्या लगता है वो जो उसने अपनी गैजेट पीछे निकाली है, वो गैजेट इसलिए थोड़ी ना निकाली है कि मजा आ रहा है। हाँ। उसको दिख गया उसके रडार पे कि मेरे मिसाइल पीछे लॉक हो गई है, वो मेरे तरफ आ रही है। दिस ऑल इज विजिबल। यस, इन दैट हेड अप डिस्प्ले एवरीथिंग इज विजिबल। यस, ऐसा नहीं है। सो ही प्रेसेस दैट बटन। इजेक्ट बटन कब लगाता है आदमी? इजेक्ट बटन जब लगाता है जब उसका सिग्नल मिल जाता है कि जहाज गया। हाँ। चलिए एक और अच्छी सी बात कर देते हैं, क्योंकि आपने लास्ट बोली है। कोई भी जहाज जब क्रैश होता है तो वो उसका पायलट इजेक्ट करता है। अब वो जिंदा बचे या ना बचे वो एक सेकेंडरी इशू, लेकिन इजेक्शन होता है। इजेक्शन फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे जहाजों में और पाकिस्तान के जहाजों में लकीली एक कॉमनैलिटी है कि जितनी इजेक्शन शीट हैं वो सारी की सारी यूके मेड है। वो सारी की सारी इजेक्शन सीट जो है वो यूके मेड है। यूके के पास ये प्रोसीजर है, जैसी आपकी इजेक्शन सीट इस्तेमाल होती है वो एयरफोर्स यूके को बताती है, उस कंपनी को, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसको आप राइट ऑफ कर दीजिए, ये हमारा फायर हो गया है इजेक्शन, और ये सक्सेसफुल हुआ है। दैट मीन्स पायलट की जान बच गई। आप पता कर लीजिए कि किसके जहाज गिरे। पाकिस्तान हैज इंटीमेटेड टू देम कि ये सीट हमारी इजेक्ट हुई है। कितनी है सर वो? ऐसा समझा जाता है कि 7 का इंफॉर्मेशन उनके पास है, क्योंकि बाकी जहाज जो उनके गिरे हैं वो उनके हैंगर में गिरे हैं, कहीं और गिरे, मतलब उड़ते हुए नहीं गिरे। हाँ। ये बातें हमारे एपी सिंह साहब ने क्लैरिटी से बोला है कि भाई कौन कौन सा जहाज कैसे कैसे किस किस हालत में गिरा है। बट देयर आर 7 इजेक्शन सीट फॉर विच यूके हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट प्राइवेट कंपनी, हालांकि वो सीक्रेट रखती है, ये रखती है, बट निकलवाने को तो निकलवाने खबर निकाल ही लेते हैं, क्योंकि दे हैव टू रिप्लेस इट। एंड सबसे बड़ी बात उनकी वो रिलायबिलिटी फैक्टर में जाता है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, जहाज गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सोच कि सिर्फ मेरे ही गिरे होंगे, दूसरे के नहीं गिरे होंगे, मेरे ही ज्यादा गिरे होंगे, दूसरे के नहीं गिरे होंगे, आई थिंक देयर कहीं ना कहीं यू आर बीइंग करप्ट। आपके दिमाग में वो करप्शन है जो मुझे लगता है कि शायद आपको रिव्यू करनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, कि इस तरह की बात ना सोचें, ना करें। सोचना आपका हक है, बट करना इज अ क्राइम एज फार एज आई एम कंसर्न। क्योंकि मैं चाहूंगा अगर मैं सरकार में होता तो मैं हर उस ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ केस डालता कि अब आप बताइए कितने गिरे। ये मेरा भी हक होना चाहिए ना भाई। बिल्कुल। आपका कहना है मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब सरकार झूठ बोल रही है, एयरफोर्स झूठ बोल रही है, चीफ झूठ बोल रहा है, एनएसए भी झूठ बोल रहा है। सो आई फील वर्ल्ड डायरेक्टरी से बढ़कर और प्रूफ सब्सटैंशियल मिलना मुझे नहीं लगता कि और इससे बढ़कर आपको ढूंढना चाहिए। अब ढूंढने वाला ढूंढता रहे। तो आज इस पॉडकास्ट में 60 के क्वेश्चन पे भी एक फाइनल आंसर आ गया है इंडिया की तरफ से और शैलेंद्र सर की तरफ से। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस ज़बरदस्त पॉडकास्ट के लिए और दोबारा इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। डेफिनेटली। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।